तो आज खास करके मैं आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो खरा सौदा के अंदर आज मेरे साथ प्रियंका और मानसी हैं, जिनसे साथ हम आपके सामने अगले 2.5 घंटे रहने वाले हैं। और इसी 2.5 घंटे की जर्नी के अंदर निफ्टी, बैंक निफ्टी के आउटलुक, बहुत सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और बहुत सारे शेयर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इन सब पे हम चर्चा आगे बढ़ाएं, पहले 4 ट्रिगर माफ कीजिए, वो जानना बहुत जरूरी है। वो कौन से ऐसे 4 ट्रिगर हैं जिस पे हमको जरा ध्यान रखना है, और उसके बाद हम सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके सारे पॉइंट्स हम आपके सामने रखते हुए चलेंगे, ताकि आपका न केवल ट्रेडिंग बेहतर हो बल्कि इन्वेस्टमेंट और बिजनेस की सोच भी ऊंची हो जाए। यूएस के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहां पे मिले जुले रुझान, डाउ करीब 98 पॉइंट्स बढ़कर बंद हुआ है। एसजीएक्स निफ्टी 17,800 के आसपास है। कल भी हम 17,800 से थोड़ा ही पॉइंट चूक गए थे, तो एसजीएक्स निफ्टी आज इंडिकेट कर रहा है कि आप यहाँ तक फिर पहुंच सकते हो। दूसरा, यूएस के अंदर ही आपको मालूम है कि इन्फ्लेशन के नंबर आ जाने हैं। फेड के मिनट्स भी इसी हफ्ते में, भारत में भी इन्फ्लेशन के नंबर शाम को होंगे। एक ये पॉइंट तो था। दूसरा, आज टीसीएस के नंबर्स के साथ मोटे तौर पर बड़े नंबर्स की शुरुआत हो जाएगी। इन्फोसिस भी कल अपने नंबर उतारेगा। 15 तारीख को एचडीएफसी के नंबर होंगे। बीएचईएल टीटागढ़ की आपको पता ही है कि खबर सामने आई, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। वंदे भारत ट्रेन के बड़ा ऑर्डर और साथ ही मेंटेनेंस का चार्ज भी मिला है। आपको ध्यान होगा करीब 1 महीना पहले हमने ही ब्रेक किया था कि टीटागढ़ वैगन्स को वंदे भारत के बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं, और उसके बाद से शेयर रुका नहीं, और अब बैक टू बैक वो कड़ी आपको सामने आती हुई दिख रही है। इसके अलावा आईएमएफ ने भारत का जो जीडीपी ग्रोथ अनुमान है थोड़ा घटा दिया। इससे पहले भी एडीबी ने और दूसरी नोडल एजेंसीज ने भी थोड़ा थोड़ा अनुमान को कम किया था, लेकिन वो 6% से ऊपर जब तक बरकरार होगा खास कोई बड़ी दिक्कत होगी नहीं। तो 4 अहम ट्रिगर है जिसके साथ हम आज आगे बढ़ेंगे। एक एक करके सारे पॉइंट्स आपके सामने रखते हैं। पहला ट्रिगर आपको ग्लोबल मार्केट से कनेक्टेड होता हुआ दिख रहा होगा, इसलिए प्रियंका से समझना जरूरी है कि ग्लोबल मार्केट्स में ये जो इन्फ्लेशन की बात हो रही है, अगर जैसी आती है तो क्या रिएक्ट पॉजिटिव होगा, और प्रोबेबिलिटी कितनी है कि ये इन मार्केट के अनुकूल नहीं आ सकती। प्रियंका जरा इन्फ्लेशन के बारे में, फेड मिनट्स के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट हो तो ग्लोबल मार्केट्स में वो भी जरा नोटिस करवाइए। बिल्कुल। मॉर्निंग दिव्य, देखिए बाजार इस वक्त आप यूएस मार्केट्स में देखें ना, थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में है। कल डाउ तो बढ़ के बंद हुआ, लेकिन नास्डैक फिर आपको दबाव के साथ बंद हुआ, क्योंकि ये सारे ग्रोथ स्टॉक्स हैं, इनको इंटरेस्ट रेट सिनेरियो का फर्क पड़ता है, और पिछले कई समय से हम ये देख भी रहे हैं। सीपीआई के नंबर्स पर जो नजर है, बाजार हालांकि 2 तरह की ओपिनियन है। एक ओपिनियन ये भी है कि शायद अब रेट हाइक पर एक पॉज लगे, जिस तरह से आरबीआई ने यहाँ पॉज लगाया, वो डिपेंड करता है कि बुधवार को यानी आज शाम हम कल रिएक्ट करेंगे। सीपीआई के नंबर्स वहां आते कैसे हैं? हालांकि पेस बढ़ती हुई की ही एक्सपेक्टेशन है, लेकिन स्लोअर पेस बढ़ने की। ये आप यूएस सीपीआई की एक एस्टिमेशन देख रहे हैं, जो ट्रेंड पीछे से चलता हुआ आ रहा है। तो सीपीआई फिगर घट तो रही है, लेकिन इस वक्त जिस पेस के साथ घट रही है, अनुमान जो एक इकोनॉमिस्ट का पोल भी डाउ के जरिए हुआ है, वहां पर 0.2% बढ़ने के सीपीआई के अनुमान है। तो एक डिवाइडेड सी ओपिनियन यहां भी दिख रही है। बाजार बहुत वॉचफुल है, और एट द सेम टाइम आपके पास अब होंगे लास्ट फेड मिनट के, जो मार्च में फेड की मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स भी आज जा रहे होंगे। तो उसमें क्या क्रूशियल पॉइंट्स ट्रेजेक्ट्री को लेकर, इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्ट्री को लेकर, रिसेशन की ट्रेजेक्ट्री को लेकर क्या फेड की तरफ से आता है, इस पर भी बाजार वॉच करेगा। दूसरा बड़ा ट्रिगर जो अब बाजार के लिए, जो इंडियन मार्केट्स के लिए भी है और यूएस मार्केट्स के लिए, वो है अर्निंग्स। बड़े बैंक्स की अर्निंग्स इस हफ्ते से शुरुआत हो जाएगी। इस पर बाजार की नजर क्लियरली है, और किस तरह की गाइडेंस आगे कंजम्पशन बेस्ड कंपनीज, इंडस्ट्रियल बेस्ड कंपनीज देती हैं। तो ये बड़े ट्रिगर पॉइंट्स हैं और वॉचफुल है इस वक्त। हालांकि आप ऑयल को देखें तो इसी सिर्फ यूएस से भी सीपीआई का नंबर आना है और चाइना से भी सीपीआई का नंबर आना है। तो इन दोनों नंबर्स को वॉच आउट करना चाहता है बाजार, और ऑयल की डायरेक्शन इसी एंटिसिपेशन में आप देखें तो सिर्फ 2% की चाल, लेकिन बड़ी तो है। तो ब्रेंट, आप बात करें बॉन्ड मार्केट पर कैसा रिएक्शन होगा, इन सब पर इफेक्ट पड़ता है आज का जो क्रूशियल डेटा पॉइंट है, सीपीआई का नंबर, और साथ ही जो मिनट्स जारी होंगे आज फेड की तरफ से। और इसी के चलते आपने नास्डैक पे थोड़ा सा प्रेशर देखा, आईटी स्टॉक्स पे वहां थोड़ा प्रेशर देखा, लेकिन डाउ में जो बैंक लेड इंडेक्स है वहां पर आपको हल्की बढ़त भी दिखी। लेकिन इंडियन मार्केट्स में किस तरह का सिनेरियो, कल तो हमने सारे सेक्टर्स को, इंडेक्स को परफॉर्म करते हुए देखा, सिर्फ आईटी पर प्रेशर था। मानसी हमें फर्दर बताएंगी कि किस तरह के क्रूशियल पॉइंट्स निकल कर आए हैं डोमेस्टिक मार्केट से। एब्सोल्युटली। गुड मॉर्निंग डिम्पी, गुड मॉर्निंग प्रियंका। भारतीय बाजार लगातार 7 ट्रेडिंग सेशन की जो मजबूती थी वो जारी रही, और ये मजबूती हर तरफ हमने देखी। इनफैक्ट 1 महीने के उच्चतम स्तर पर कल मार्केट्स आखिरी आधे घंटे में 2 दफा ऐसा हुआ, जबकि एट डेज
हाई मार्केट और बैंक निफ्टी की तरफ से परफॉर्मेंस जो है वो आउट परफॉर्मेंस के तौर पर साबित होती दिखी। शॉर्ट कवरिंग का ट्रेंड क्लियरली यहां पर नजर आ रहा है। ठीक विदेशी बाजार की ही तरह भारतीय बाजार में भी इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन ट्रिगर्स है। देखिए, एक तो अर्निंग्स का फैक्टर है। टीसीएस इन्फोसिस के नतीजों के साथ Q4 अर्निंग्स रिजल्ट्स की शुरुआत होती हुई दिखेगी। इस हफ्ते काफी इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं, 3 इनफैक्ट, एक आईटी सेक्टर से जुड़ी और इनफैक्ट 2 आईटी सेक्टर से जुड़ी और एक बैंकिंग प्ले। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें आईपी सीपीआई के डेटा भारतीय बाजार के लिए जो आने वाले हैं वो भी काफी अहम होंगे। आज शाम को ये डेटा हमारे सामने होंगे और इसका भी एक इम्पैक्ट है जो कि बाजार पर पड़ता दिख सकता है, तो इन डेटा पर भी नजर रखनी होगी। इसके अलावा निफ्टी बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग से नेगेटिव पोजीशंस जो है वो क्लियरली हल्की होती हुई नजर आ रही हैं। 2 हफ्तों से चाल तो पॉजिटिविटी की थी ही, लेकिन इस हफ्ते की शुरुआत जितने पॉजिटिव मोमेंटम के साथ हुई है वो क्लियरली मार्केट्स को और ज्यादा बूस्ट दे रही है। और क्लियरली सेक्टर स्पेसिफिक चाल अगर आप देखेंगे, हर सेक्टर हर पॉकेट में हमने अच्छा एक्शन देखा। और सोने पे सुहागा इनफैक्ट कल मॉनसून पूर्वानुमान आईएमडी की तरफ से भी आता हुआ देखा और सामान्य मॉनसून का जो अपडेट आईएमडी की तरफ से आता दिखा। इसके ठीक बाद कंजम्पशन थीम, एफएमसीजी प्लेज, इस पर आपकी नजर होनी चाहिए। और इसी के लिए आज एफएमसीजी सेक्टर पर विस्तार से 9:40 पर हम चर्चा भी करने वाले हैं। सेक्टर को लेकर, कंजम्पशन को लेकर किस तरह के प्लेज हैं, इस पर बातचीत होगी। साथ ही नतीजों के लिहाज से सेक्टर कैसा लग रहा है। लेकिन हर तेजी पर रिटेलर्स हल्का मुनाफा वसूल कर रहे हैं। क्लियरली अगर सेंटिमेंट्स इतने पॉजिटिव है तो मुनाफा वसूली का दौर भी देखने को मिलेंगे। प्रॉफिट्स क्यों नहीं बुक करेंगे। रिटेल की लॉन्ग पोजीशन 58% से घटकर 53% होती हुई दिखी है। ऑप्शंस के मुताबिक अगर लेवल्स की बात करें तो क्लियरली 17,600 से 500 मार्केट के लिए अहम सपोर्ट होंगे। ये बात करते करते ट्रेडर स्क्रीन भी आपके टीवी स्क्रीन पर आ जाएगा। शॉर्ट कवरिंग है, ट्रेंड पॉजिटिव इस वक्त नजर आ रहा है। एफआईएस की खरीदारी के ट्रेड्स हैं और साथ ही डीआईएस इस वक्त बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन क्वांटम एफआईएस की तरफ से खरीदारी का है, व्हिच इज अगेन अ पॉजिटिव। बैंक निफ्टी के लिए 41,000 सपोर्ट मानकर चले। अच्छा आउट परफॉर्मेंस कल दिखा, या आउट परफॉर्मेंस आज भी जारी रहता है या नहीं, इस पर खास तौर से नजर रहेगी। जोरदार तेजी के बाद पिछले 4 दिन में क्रूड की अगर बात करें $85 के इर्द गिर्द ये ट्रेड करता हुआ सेटल होता हुआ, क्योंकि $85 के लेवल्स ऑफ कोर्स एक हाई एंड लेवल जरूर है, लेकिन वहां पर ही ट्रेड करता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है, जिसका भी एक इंपैक्ट है। क्रूड में अगर करेक्शन आए या फिर बढ़त दिखे, इसका एक इंपैक्ट भारतीय बाजार पर जरूर पड़ता है। किस तरह से स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक, चाहे फिर पेंट हो, सीमेंट हो, इन तमाम स्पेसेस पर इसका का असर दिखेगा, इस पर खास नजर रहेगी। लेकिन आइए एफएनओ के डेटा भी समझते हैं। डिम्पी, शॉर्ट कवरिंग के बावजूद निफ्टी पर करीब 60 अंकों का प्रीमियम नजर आ रहा है। शॉर्ट कवरिंग के ही बावजूद बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स का प्रीमियम और एफआईएस की खरीदारी। ट्रेंड शॉर्ट कवरिंग कैसा दिख रहा है एफएनओ का डेटा? देखिए, पिछले 10 दिन से मार्केट के अंदर जो हो रहा है वो थोड़ा ऐतिहासिक है। ऐसा नहीं है कि आपने पहली बार देखा है, इससे पहले 3 महीने आपने बुल्स को पिटते हुए देखा है। तो पिछले 10 दिन में वो बदला लेने, रिवेंज वाली जो बात होती है ना, वो कम से कम बुल्स आपको दिखाते हुए दिख रहे हैं। अब वो इतने स्ट्रांग हो चुके हैं या इस कंडीशन में आ चुके हैं कि जल्दी जल्दी मेहनत किए हुए लेवल्स को ब्रेक नहीं करेंगे। इसलिए आपको हर दिन कुछ ना कुछ फील गुड होता है। अब आप बुरी खबर लाएं, अच्छी खबर लाएं, आपको एसजीएक्स निफ्टी अमूमन हरे निशान में दिख ही जाता है। आते एक एक करके सारे पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूं। अभी आप अपनी जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये निफ्टी का है। इसमें चेंज इन ओआई यानी कि ओपन इंटरेस्ट में जहां बदलाव लिखा है इस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ये -4% और हुआ है। आप रोज देखते होंगे, मैं ये बात बताता हूं, -4 हुआ है, आज -6 हुआ है, -2 हुआ है। इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि मार्केट के अंदर कितने शॉर्ट्स हैं, वो कितनी स्पीड से कट रहे हैं, ये पता लगता है। जैसे कल 4% शॉर्ट्स चले गए सिस्टम छोड़ के, उससे पहले 8% लोग सिस्टम छोड़ के चले गए। तो कुल मिला के अगर वैसे देखेंगे तो 2 लाख शेयरों से ओपन इंटरेस्ट कम हो चुका है। अब ये ओपन इंटरेस्ट की जो तादाद है कम है, मार्केट बहुत लाइट हुआ है। जो शॉर्ट्स ने प्रेशर बना रखा था मार्केट्स पे वो काफी हद तक कम हुआ है। सेम विद द बैंक निफ्टी, आप वो भी एक बार जरा दिखाएं। बैंक निफ्टी के अंदर आपको दिखेगा 0.76%। कल जब बैंक निफ्टी चल रहा था तो शॉर्ट्स कवर नहीं करवा रहा था, वो खरीदारी करवा रहा था। और आपने देखा कि कल 41,000 41,200 गैप के साथ पार हुए हैं और उसको मेंटेन रखेगा। इसलिए अभी आप जब सपोर्ट के लेवल्स भी नोटिस करवा रहे थे ट्रेडिंग स्क्रीन पे, तो वहां पे आपने 41,000 हमको नोटिस करवाया। इसका मतलब है कि मार्केट ने एक नया बेस बना दिया। अब 40,000 कोसों दूर अब 41 की बात होगी। ये आप अपनी स्क्रीन पे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख पा रहे हैं निफ्टी का, जहां पर सपोर्ट देखेंगे आप 600-500 वाले पक्के जोन बना हुआ है। सेम विद द बैंक निफ्टी, आपको वहां पे सपोर्ट दिख जाएगा। खैर मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं, पीसीआर वगैरह पुट कॉल रेशियो पे आपके सामने लेके आता हूं। दोनों का 1-1% से ऊपर है। बुल्स की ग्रिप काफी टाइट
टाइट है बाजार पे। और मैं कई बार पिछले 3-4 दिन से दोहरा रहा हूं कि आपने जो मेहनत की है वो मेहनत रंग लेके आ रही है, और ये मार्केट के लोगों को बड़ी निराशा होगी अगर ये मेहनत खराब हो जाती है। 2 इंपॉर्टेंट ट्रिगर ग्लोबल, 2 इंपॉर्टेंट ट्रिगर डोमेस्टिक के हैं, ये अगर पार हो गए अच्छे से तो फिर आप यकीन मानिएगा आप 18,000 इसी हफ्ते के क्लोज होते होते यानी कि कल शाम तक होते होते भी देख सकते हैं। आते हैं विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स, ये 2.5% नीचे है। विक्स आपको ये अलाउ कर रहा है कि जो होगा वो इन ट्रिगर्स के साथ ही होगा, उससे पहले कुछ नहीं करेगा बाजार इसको वेट कर रहा है, इसलिए अपने विक्स को 12 के आसपास लेके आके रुका हुआ है। आते हैं एफआईस के नंबर्स पे जो आपके स्क्रीन पे दिखेंगे। एक चीज मेरी आंखों में खटक रही है इस पूरी सब तेजी के बीच में, वो है कल 15,000 करोड़ रुपए का ऑप्शंस का आंकड़ा चला गया, यानी कि कल 15,000 करोड़ का माइनस हुआ है ऑप्शंस एफआईस के नंबर्स में अगर आप चेक करेंगे। हालांकि ये सेटलमेंट का पार्ट होता है क्योंकि आपने रेजिस्टेंसेस पार किए हैं, लेकिन फिर भी ये नंबर ज्यादा है बड़ा, इसलिए मैं बोलूंगा कि इन सभी ट्रिगर्स को जो आप ये ग्लोबल और डोमेस्टिक आप पढ़ रहे थे अर्निंग्स के और वहां पे इन्फ्लेशन के, एक बार इसको पास ऑन हो जाने दें, कोई बड़ी पोजीशंस अभी ना ले, थोड़ा रुक जाएं। कल रिटेल ने कल क्या किया, रिटेल ने कल फ्यूचर्स बेचे हैं, कॉल्स को बेचा है और कुछ हद तक पुट्स को खरीदा है। रिटेल मैंने आपको बताया था थोड़े छोटे मन का होता है, जल्दी डरता भी और प्रॉफिट बुक भी टाइमली कर जाता है। एफआईस कल क्या कर रहा है, एफआईस ने फ्यूचर खरीदे, कॉल्स खरीदी और पुटे बेची, वो बिल्कुल रिटेल के उल्टे हैं और वो तेजी से माल भर रहे हैं। अब ये माल भरना क्या है, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जो 9% लो था फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस का, आज वो 28% हो चुका है, 3 गुना हो चुकी है एफआईएस की पोजीशन सिस्टम में मार्केट के अंदर। इसलिए आपको जो फील गुड आता है ये बार बार आ रहा है, जो मैं आपको हर बार नोटिस कराता हूं। ऑप्शंस का डाटा भी हमने आपके लिए निकाल के रखा है। 17,600 अब मार्केट के लिए एक अहम सपोर्ट की तरह काम करेगा। बैंक निफ्टी के लिए 41,000 अहम सपोर्ट की तरह काम करेगा। कल ऑप्शंस में काफी जोरदार पिटाई हुई है पुट्स वालों की, वो अभी जल्दी जल्दी वापस नहीं आएंगे सिस्टम में, कल जोरदार तमाशा मार्केट ने उनको लगाया है। आ जाते हैं रिटेल की होल्डिंग कितनी हुई है। देखिए रिटेल क्या कर रहा है कि हर इस बढ़त पे ना धीरे धीरे अपना माल काट रहा है और एफआईएस धीरे धीरे माल भर रहा है। बस यही एक चर्निंग है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे को लग रहा है इस पूरी शॉर्ट कवरिंग का, जो क्रक्स है। एफआईएस के हाथ में बाजी आना इसका मतलब बाजी ठीक है, रिटेल के हाथ में बाजी रहना मतलब थोड़ी दिक्कत है। ये जो चर्न हो रहा है ना ये बहुत पॉजिटिव है, अच्छा, इसलिए सबका कॉन्फिडेंस हाई हुआ है, चाहे वो ट्रेडर है चाहे वो इन्वेस्टर है। एक जो बैन शेयर है वो डेल्टा कॉर्प, आज उसमें बैन है। ऑलराइट, ठीक है, डेल्टा कॉर्प के नंबर्स भी कल आए थे, तो यानी कैश मार्केट हो, स्टॉक हो और ऑप्शंस हो, इन सब में एफआईएस की बाइंग देखने को मिली है, सेंटिमेंट जिससे बुलिश दिख रहा है। ठीक है, शुक्रिया डिम्पी। बढ़ते हैं आगे, अब आज के बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर भी नजर डालते हैं। वन ऑफ देम इज अर्निंग्स और आईटी नंबर्स से शुरुआत हो रही है। तो सबसे पहले टीसीएस के एक प्रीव्यू को ये समझ लेते हैं अनीशा से कि स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन क्या रख रहा है। अनीशा बताएं। जी, आईटी सेक्टर से वैसे तो बहुत म्यूटेड एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज जो रेवेन्यू कन्वर्जन हुआ है वो बहुत स्लो हो गया है क्योंकि बहुत इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा है यूएस और यूरोप में। बट हालांकि ओवरऑल सेक्टर थोड़ा म्यूटेड रहेगा, टीसीएस उसमें से सबसे बेस्ट परफॉर्म करेगा ऐसा मान के चल रहे हैं। सो जो ग्रोथ है टॉप लाइन पे वो ऑलमोस्ट 2% का एक्सपेक्टेड है अगर डॉलर टर्म्स में देखा जाए तो। रुपी रेवेन्यू में भी एक्सपेक्टेड है कि 1.8% का उछाल आएगा सिक्वेंशियल बेसिस पे। मार्जिन्स आर एक्सपेक्टेड टू एक्सपैंड बाय 50 बेसिस पॉइंट, क्योंकि जो उन्होंने फ्रेशर हाई किए थे लास्ट ईयर में उनका अभी यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से मार्जिन एक्सपैंड होगा। ऑल्सो करेंसी का जो टेलविंड है वो भी काफ़ी इम्पैक्ट आएगा मार्जिन पे, इसलिए एक्सपेंशन की उम्मीद है वहाँ पर। प्रॉफिटेबिलिटी इसके चलते हुए 6% हायर रहेगा और अराउंड 11,550 करोड़ के आसपास आने की उम्मीद है। कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ 1% तक रहेगा ऐसा मान के चल रहे हैं। डील विद मोमेंटम एक्चुअली टीसीएस का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है इस क्वार्टर में, तो दी एक्सपेक्टेशन कि ऑलमोस्ट $8 बिलियन तक का डील साइनिंग का नंबर आ जाएगा, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक स्लोडाउन के चलते काफ़ी अच्छा है। बट जो फोकस रहेगा वो मैनेजमेंट कमेंट्री पे रहेगा कि FY24 के लिए वो लोग क्या बोल रहे हैं ग्रोथ को लेकर। BFSI सेक्टर में हमने देखा है ग्लोबली बहुत स्लोडाउन है, तो उसका क्या इम्पैक्ट रहा है। एज वेल एज टीसीएस का नया CEO का अनाउंसमेंट हुआ है, तो उनका क्या फोकस एरिया रहेगा, कैसे पूरा ट्रांजिशन होगा, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड लास्टली ICICI सिक्योरिटीज़ मान के चल रहा है कि हो सकता है एक बायबैक अनाउंसमेंट भी आए 20,000 करोड़ जितना, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट थिंग है वॉच आउट करने का। बट कमेंट्री एंड डील पाइपलाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे टीसीएस के लिए।
Anisha and TCS इनफैक्ट आईटी सेक्टर से भले ही म्यूटेड एक्सपेक्टेशंस हो क्योंकि रेवेन्यू कन्वर्जन वीक हुए, लेकिन टीसीएस के लिए पर्टिकुलरली कमेंट्री क्या निकल कर आती है, मैनेजमेंट में क्या कोई बदलाव की खबर आती है या फिर करेंसी टेलविंड प्ले आउट करती है नहीं, इस पर नजर आएगी। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इटना स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया पहुंच चुके हैं। निकुंज, गुड मॉर्निंग। वी किक स्टार्ट द अर्निंग सीजन विद इन्फोसिस टीसीएस नंबर्स। इनफैक्ट इसी हफ्ते बैंकिंग प्लेस में एचडीएफसी बैंक के भी नतीजे आएंगे। सेंटिमेंट्स ओवरऑल अर्निंग सीजन से पहले आपको कैसे लग रहे हैं? मानसी, सेंटिमेंट अगर आप 10 दिन पहले का सेंटिमेंट देखें और आज का सेंटिमेंट देखें तो उसके अंदर काबिल तारीफ़ की बात है, क्योंकि सेंटिमेंट काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। और पार्टिसिपेशन, सेंटिमेंट का बेंचमार्क क्या होता है? पार्टिसिपेशन। मैं हमेशा पार्टिसिपेशन देखता हूँ। अगर पार्टिसिपेशन हो रहा है तो सेंटिमेंट ज़ाहिर है चेंज हो रहा है। तो पार्टिसिपेशन आप कैसे देखते हैं? ट्रेडिंग वॉल्यूम्स देखते हैं। जो रिटेल ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, एचएनआई ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में उछाला है। मार्केट में बाउट ऑफ शॉर्ट कवरिंग हुई है। जो लोग हेज करके बैठे थे, जो लोग शॉर्ट करके बैठे थे, उन्होंने अपनी ट्रेड्स रिवर्स करी हैं। एफआई की एफएनओ में पोजीशनिंग चेंज हुई है, रिटेल की एफएनओ में पोजीशनिंग चेंज हुई है। तो कुल मिलाकर के ये बात तो पक्का है, जो हम बात वही कर रहे थे वही हो रहा है कि मार्केट एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड था। मार्केट्स के अंदर एक ट्रेडिंग बाउंस ओवर ड्यू था, वो ट्रेडिंग बाउंस आ चुका है। तो दो तरीके से इस मार्केट को देखना चाहिए। एक तो आज कल परसों की बात करें, परसों तो है नहीं क्यों छुट्टी है, तो आज और कल की बात करें तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में अगर निफ्टी यहाँ से 100 पॉइंट 150 पॉइंट ऊपर जाता है तो माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग एक पोजिशनल ट्रेडर को करनी चाहिए। मगर अगर आपका व्यू एकदम शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म तो आज कल की हम बात करें, आज कल मंडे चलिए 3 दिन देख लेते हैं, मगर आप अप्रैल का अगर व्यू लेते हैं तो मुझे लगता है कि मार्केट इस समय पूरा, अगर आप 3-4 हफ्तों का व्यू लेते हैं तो मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर जो अभी उछाल है वह ख़त्म नहीं हुआ है। मार्केट देखिए एक चक्र के जैसे चलता है। आपने वो पुरानी ग्रैंड मदर क्लॉक देखी होगी ना, पेंडुलम होता था जिसके अंदर, वो पेंडुलम यूँ चलता है फिर यूँ वापस आता है। तो इस समय मार्केट में 15 दिन पहले पेंडुलम ओवरबॉट जोन में था, ओवरसोल्ड जोन में था। उसके बाद वह न्यूट्रल में आया है, फिर वो ओवरबॉट और यूफोरिया में जाएगा। ये मार्केट का चक्र है, ये पेंडुलम का चक्र है। तो ओवरसोल्ड से वह न्यूट्रल में आ चुका है, अब उसको ओवरबॉट में या यूफोरिया में जाना पड़ेगा। तो वहाँ भी पहुँचा नहीं है, वहाँ पहुँचने के लिए समय है। मगर वहाँ पहुँचने से पहले वो थोड़ा पीछे भी जा सकता है, थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, या थोड़ा रुक भी सकता है। तो एकदम शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि अगर आपने लास्ट वीक निफ्टी लिया, बैंक निफ्टी लिया, तो थोड़ा आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मगर आप अप्रैल और मई 15 तक अगर नज़र रखना चाहते हैं तो मुझे लगता है मार्केट के अंदर बेस्ट गेन्स आर नॉट बिहाइंड अस। निकुंज, गुड मॉर्निंग। अगर आप ये कह रहे हैं कि 15 अप्रैल तक हमको वेट करना है तो फिर ये टीसीएस इन्फोसिस के नंबर हमारी हेल्प करेंगे या फिर हमको डिस्टर्ब कर सकते हैं, या फिर ये नो फैक्ट वाले होंगे? क्योंकि अनीशा बता रही थी कि कुछ ज़्यादा उम्मीद मत रखिए टीसीएस के नंबर से। भाई मार्केट और दुनिया उम्मीद पे चलती है डिम्पी। जब हम उम्मीद नहीं रखेंगे तो फिर आप ऑब्वियसली उस मार्केट या उस स्टॉक पर आप जो इम्पैक्ट आने वाला, देखिए माइक भी गिर गया, टीसीएस के नंबर तो गिरे नहीं है, मेरा माइक जरूर गिर गया। देखिए जी डिम्पी जी, आपका सवाल कई बार ऐसा भारी आता है ना, माइक भी गिर जाता है मेरा, मैं क्या करूं? But the show must go on. This was a good one. नहीं सर, मैं तो बिल्कुल सीधे सीधे सवाल पूछता हूँ जो रिटेलर्स के मन में चल रहे होते हैं, और आप अच्छे से समझा देते हैं, इसलिए हम सीधा सवाल पूछने की हिम्मत भी रखते हैं। नहीं देखिए, खास करके मैं टीसीएस की बात करता हूँ और इन्फोसिस की बात करता हूँ। मुझे लगता है कि इस बार अर्निंग सीजन में दोनों नतीजों के बाद जो रिएक्शन आएगा अलग अलग आएगा। टीसीएस एक महंगा शेयर है, टीसीएस इस साल गिरा नहीं है, टीसीएस महंगा शेयर है। और टीसीएस के अगर हम आंकड़े देखें तो 8 में से 10 अर्निंग सीजन में टीसीएस ने अर्निंग एक्सपेक्टेशंस को बीट नहीं करा है, डिसअपॉइंट करा है। उसके बावजूद टीसीएस 25-26 की पी मल्टीपल पे चल रहा है, बिकॉज मार्केट कंफर्ट फैक्टर डिराइव कर रहे थे। टाटा की कंपनी है, हाई मार्जिन है, हाई ग्रोथ है, संभल जाएगी, बढ़िया मैनेजमेंट है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है बिजनेस का, तो मार्केट इसको प्राइस, इसके स्टॉक को प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा था। मगर टीसीएस लगातार अगर अर्निंग एस्टिमेट्स को मिस करता है तो मार्केट बोलेंगे भाई इसके अंदर कोई खास बात नहीं है, इसका पी मल्टीपल नीचे आएगा। तो मुझे लगता है कि अगर टीसीएस इस क्वार्टर में या आने वाले क्वार्टर के अंदर अच्छे नतीजे नहीं लाएगा तो उसके अंदर पी कंप्रेशन आ सकता है। इन्फोसिस की राम कहानी एकदम अलग है। इन्फोसिस के अंदर ग्रोथ है, इन्फोसिस ने गाइडेंस कम नहीं करी है, उसका जो पी मल्टीपल है वह अट्रैक्टिव है, और टीसीएस और इन्फोसिस के रिलेटिव कंपैरिजन के अंदर हालांकि मार्जिन भी डिफरेंट है, मुझे लगता है कि इन्फोसिस के अंदर अट्रैक्टिवनेस ज़्यादा है। तो टीसीएस से मामूली डिसअपॉइंटमेंट का इम्पैक्ट बड़ा आ सकता है और इन्फोसिस से
मामूली सी भी सरप्राइज का इम्पैक्ट ऊपर आ सकता है। ओके तो ये तो आईटी के नंबर्स हुए कुछ, लेकिन कुछ और जो इवेंट्स हुए उन्हें कैसे रीड करना चाहिए बाजार? हम इतनी बार बात कर चुके थे एल निनो की कि मॉनसून सामान्य होगा नहीं होगा, इसको लेके कंसर्न से आईएमडी ने कल जो एक बात बोली है, हालांकि स्काईमेट का व्यू अलग है, उन्हें अभी भी डिस्क्रिशनरी लगता है, रेनफॉल इतनी डिफिशिएंट लगती है, आईएमडी कहता है कि सामान्य होगा, ये बाजार को भी फ्यूल अप करेगा? मैं कल डेटा देख रहा था और जब डेटा देखा तो कमाल की बात आई, आईएमडी और स्काईमेट की प्रिडिक्शन में बेटर मॉनसून प्रिडिक्शन किसकी आई है? आईएमडी की आई है। ओके तो आईएमडी भी बढ़िया काम कर रहा है। जो तीन डिपी जी डेटा देखा था आपने, ये आईएमडी की प्रिडिक्शन पिछले 3 बार से स्काईमेट से बेटर है। बिल्कुल सर, तो मैं तो आईएमडी की प्रिडिक्शन यस सर, पिछले 3 बार से बेटर है और हमेशा आईएमडी जीतता रहा है सर, स्काईमेट हारता रहा है। जी हाँ, तो ये हमें लगता है कि भाई बिकॉज इट्स सरकारी कंपनी, टेक्नोलॉजी में और टैलेंट में थोड़ी कमी आएगी, ऐसा नहीं है। आईएमडी की प्रेडिक्शंस काफ़ी अच्छी रही हैं। मगर आईएमडी ने नया क्या प्रेडिक्ट करा है? फरवरी महीने के अंदर एक प्रकार का भय आ गया था मार्केट के अंदर कि भाई फरवरी इतना गर्म है तो मार्च और गर्म होगा, अप्रैल के अंदर तो भाई आपको इसी के साथ चलना पड़ेगा। मगर ऐसा नहीं हुआ, मार्च ठीक ठाक रहा, अप्रैल में भी अभी टच वुड ऐसी कोई बहुत भीषण गर्मी देखने को नहीं मिली है। तो जो वेदर के जो पैटर्न्स चेंज हो रहे थे फरवरी में, वो देख के लग रहा था कि इस बार मानसून खराब रहेगा। मगर टच वुड ऐसा नहीं लग रहा है, विच मीन्स दैट वी आर इन फॉर ए नॉर्मल मानसून। और मानसून का हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है। इट इज नॉट द क्वांटम ऑफ रेन, इट इज ऑलवेज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन अ कंट्री लाइक इंडिया विच मैटर्स। तो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आईएमडी प्रेडिक्ट करता है तो अगर नॉर्मल है तो मार्केट के लिए क्या अच्छी बात है। अगर मानसून अच्छा होता है तो रूरल डिमांड आएगी, मानसून अगर अच्छा होता है तो इन्फ्लेशन की कंसर्न्स नहीं रहेंगी, मानसून अगर अच्छा होता है तो आप देखेंगे कि एग्रीरियन इकॉनमी बेटर चलेगी। तो ये एक बड़ा चेंज है फ्रॉम व्हाट द ओरिजिनल अजम्पशन वाज। और 12:30 बजे से हम निफ्टी का इंट्राडे ग्राफ अगर आप देखें तो 12:30 के बाद ही निफ्टी के अंदर जो उछाल आया था देखने को मिला था, बिकॉज मार्केट की जो कंसर्न्स थी एक के बाद एक वो एड्रेस हो रही। देखिए मार्केट की कंसर्न्स क्या थी? मार्केट की सबसे बड़ी कंसर्न जनवरी महीने में थी अडानी स्टॉक्स में क्या होगा, सेटल हो गई है। सेकंड कंसर्न थी यूएस रीजनल बैंक्स में क्या होगा, वो सेटल हो चुकी है। तीसरी कंसर्न थी कि भाई मॉनसून को क्या होगा, सेटल हो चुकी है। तो मार्केट की जो कंसर्न्स थी एक बाय वन उन सभी कंसर्न्स को ऑटोमेटिकली एड्रेस हो चुकी हैं। अब आपको ढूंढना पड़ेगा ट्रिगर क्या है, और जो ट्रिगर मुझे लगता है इस बार अर्निंग सीजन से आएगा। एब्सोल्युटली, तो बड़ा ट्रिगर अगला अर्निंग सीजन से। थैंक्स फॉर दैट निकुंज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने सारे के सारे एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो वी आर इन फॉर अ नॉर्मल मॉनसून इज व्हाट आईएमडी सेज, लेकिन क्लियरली मार्केट की कंसर्न्स जैसे जैसे सेटल होती दिखती हैं, बाजार का मूड माहौल वहां से बढ़ता हुआ। और जिस तरह से निकुंज अभी बता भी रहे थे, क्लियरली 12:30 बजे जब मॉनसून का पूर्वानुमान आईएमडी की तरफ से आया, उसके ठीक बाद बाजार में जहां तेजी ऑलरेडी थी वो तेजी और ज्यादा बढ़ती दिखी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे टेक्निकल पैनल को हमारे साथ जोड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि आज की स्थिति को देखते हुए बाजार में स्ट्रैटेजी क्या बनाई जाए। एसजीएक्स निफ्टी क्लियरली इंडिकेट कर रहा है एक फ्लैट टू पॉजिटिव स्टार्ट। संतोष मीना, सुमित मूलचंदानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू जेंटलमैन। 17,700 के पार टिके रहे दिन भर कल हम, अच्छी खासी मजबूती निफ्टी में, और 41,300 के पार, इनफैक्ट 41,350 के पार बैंक निफ्टी में भी अच्छा एक्शन देखने को मिला। ऑफ कोर्स हर खरीदारी पर प्रॉफिट बुकिंग का फेज भी बनता दिख रहा है, क्योंकि लोग रिटेलर्स प्रॉफिट बुक करना भी चाह रहे हैं। सुमित, आज आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए स्ट्रैटेजी क्या बनाएंगे आज के लिए? ट्रंकेटेड वीक है, सिर्फ एक ट्रेडिंग सेशन आज के बाद बचेगा। हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हो रहा था कि डे टू डे जो कैंडल फॉर्मेशंस हो रहे हैं वो पिछले दिन के क्लोजिंग के ऊपर हो रहे हैं। तो इसी बेस पे एक सिंपल सा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चलिए, वो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी रहती है टू ट्रेल योर प्रॉफिट। काफी टाइम क्या होता है, हम अर्ली प्रॉफिट्स बुक करने के चक्कर में जल्दी एग्जिट कर देते हैं, तो ये स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट रहेगा। तो मेरे लिए अभी भी जो कल का या फिर परसों का एक जो लो बना था एंड में, दैट इज अराउंड 17,600, मैं स्पॉट लेवल की बात कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का काम करेगा, जो ओआई के डेटा के हिसाब से भी है। तो 17,601 अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखिए, तब तक बने रहिए बाय साइड। कोई भी आपका डिप मिल रहा है बिल्कुल आप बाय कीजिए। कल का एक गैप अप हुआ था, छोटा सा यहाँ पे गैप बना हुआ है, सो माइट भी निफ्टी कभी ऐसा हो सकता है कि नीचे आए और वो गैप फिल करे, लेकिन अपसाइड में अभी भी मुझे मोमेंटम थोड़ा सा पेंडिंग लग रहा है। करीबन 17,800 से 17,850 ये लेवल मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा।
जो एक ऊपर साइड में एक छोटा सा गैप है। तो अगर मार्केट यहाँ पे टिक रहा है तो फिर 18,000 जैसे कि अभी डिम्पी बोल रहे थे कि कल आज या कल के सेशन में मिल सकता है, लेकिन 17,850 ये लेवल क्रॉस होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। सो बी कॉशियस एंड ट्रेल योर स्टॉप लॉसेस। इसी तरह से बैंक निफ्टी में कल देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ था, स्पेशली कोटक बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएसयू और प्राइवेट बैंक्स में दोनों ने लीड किया था, लेकिन जो माइनस पॉइंट लगी वो था हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग। तो अगर आज वो यही दोनों कल के लेवल्स को क्रॉस कर रहे हैं तो अपसाइड और बन सकता है। अपसाइड में मुझे जो दो लेवल्स दिख रही है वो है 41,650, 41,900, ये एक रेंज बनेगा। तो कहीं ना कहीं 41,900 क्रॉस करे तो ही फिर नई तेजी आ सकती है। कल का लो 41,000 जो बेस बना हुआ है, तो बिल्कुल आप उसका एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। ओके ठीक है, सुमित ये कह रहे हैं कि वापस 18,000 तक आ सकते हैं, लेकिन उनको नज़र रहेगी 17,850 पे। असल में ये गैप के साथ पार होता ना तो ज़्यादा मज़ा आता। तो आपको क्या शॉर्ट स्पीड बहुत तेज़ी से होता, क्योंकि गैप के साथ नहीं हो रहा है। जो चीज़ आंखों के सामने होगी मार्केट कभी नहीं करेगा, जो चीज़ गैप के साथ लेके आएगा वो हमेशा पक्की करेगा। जैसे 41,000 का लेवल उसने गैप के साथ दिया बैंक निफ्टी को, कल सबसे तेज़ी से चलने वाला बैंक निफ्टी था। बट एनी हाउ, संतोष एक बार ज़रा आपका व्यू पॉइंट चाहिए हमको इंडेक्स पे, और साथ ही शेयर्स भी बता दीजिएगा आप अपने। सबसे पहले गुड मॉर्निंग एवरीवन। मार्केट की बात करें तो कल एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है, निफ्टी में अपने इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जो 17,670 के आसपास थी उसके ऊपर क्लोज हुआ है। हालांकि 17,770 से 17,825 एक सप्लाई जोन रहेगा, वहां तक जा सकता है 17,770 तक, वहां से फिर एक प्रॉफिट बुकिंग की गुंजाइश बनेगी। तो फॉर टाइमिंग मुझे लगता है आज का मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहेगा, वेट एंड वॉच मूड में रहेगा। शाम को यूएस के इन्फ्लेशन नंबर आने वाले हैं, हमारे यहाँ भी अर्निंग सेशन है, तो मार्केट फॉर टाइमिंग आज शायद कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। निफ्टी में अगर कोई डिप मिलता है आपको तो 17,650 के आसपास तो खरीदारी के मौके ढूंढना चाहिए। 17,600 के स्टॉप लॉस से ऊपर में 17,770 पहला टारगेट लेवल रहेगा। हालांकि 17,770 से 800 के बीच में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बैंक निफ्टी में रिलेटिवली स्ट्रेंथ है, वहां शायद मोमेंटम जारी रह सकता है आज भी। वहां पर कल 41,250 जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो अभी जो टारगेट आ रहे हैं 41,650 तक के आ रहे हैं, तो मुझे लगता है वहां तक एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आज भी शायद बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करते नजर आएगा, तो यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। 41,200 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 41,640 का टारगेट रहेगा। तो दोनों में ही बाइंग की अप्रोच है। निफ्टी में बाय ऑन डिप देखना चाहिए, बैंक निफ्टी में करंट लेवल पे भी खरीदारी की जा सकती है। हालांकि थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करते चले, शायद आने वाले समय में कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, तो फ्रेश एंट्री की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग भी आती है किसी वजह से तो बाइंग का मौका ढूंढना चाहिए, क्योंकि निफ्टी के में आने वाले समय में हम शायद 18,100 से 18,200 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 18,200 के, यानी कोई डिप मिलता है तो आपको बाइंग का मौका ही ढूंढना है। स्पेसिफिक रिकमेंडेशन भी समझ लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से। सुमित बताएं कौन से स्टॉक्स है जिस पे बेट कर रहे हैं आज? जी, पहला स्टॉक मेरा रहेगा पॉलीकैब। देखिए पॉलीकैब में एक अच्छा खासा अभी रिवर्सल मिला था पिछले 8 सेशन से। आप देखिए स्टॉक बहुत अच्छा एक मोमेंटम क्रिएट कर रहा है। कल के सेशन में भी स्टॉक ने 2.5% की बढ़त दिखाई थी, तो मुझे लग रहा है अभी भी इसमें मोमेंटम बन सकता है। आप 1 या 2 महीने के नजरिए से इसको बाय कीजिए। करंट मार्केट प्राइस है आपका अराउंड 3045। स्टॉप लॉस यहाँ पे आप मेंटेन कर सकते हैं 2890 का। जो अपसाइड में मुझे मोमेंटम दिख रहा है 3290 एंड 3380, ये मेरे 2 टारगेट रहेंगे। दूसरा एनएमडीसी का स्टॉक में आप देखिए लोअर टाइम फ्रेम पे बहुत ही अच्छा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया हुआ है, और कल के सेशन में जो अच्छी चीज थी वो था डे क्लोजिंग जो था वो हाई पे बंद हुआ है, तो आज एक गैप अप का भी आशा है, तो यहाँ पे आप बाय कीजिए। करंट मार्केट प्राइस है 113, स्टॉप लॉस रखिए 109.50 का। अपसाइड में 113 और 118, ये 2 टारगेट रहेंगे मेरे। एंटिसिपेटेड है और इस गैप अप को चेज करेंगे सुमित, और इसके चलते यहाँ पर 2 कॉल्स पॉलीकैब और एनएमडीसी खरीदारी की। संतोष गुड मॉर्निंग, आप बताइए आपकी तरफ से ट्रेडिंग आइडियाज आज कौन से होंगे, कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर, या खरीदारी की कॉल्स है या फिर खरीदारी और बिकवाली दोनों स्ट्रैटेजी मेंटेन करेंगे आज? यस, मेरा कॉम्बिनेशन पहला कॉल मेरा बाइंग साइड है आईएक्स। इस स्टॉक की बात करें तो एक बहुत लंबे पेनफुल पीरियड के बाद इसमें एक रिवर्सल के सिग्नल्स देखने को मिल रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से एक अच्छी प्राइस वॉल्यूम एक्टिविटी देखने को मिली है, और कल ही अपने एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा है। आप ऑप्शन का डेटा भी देखोगे तो 155 160 के कॉल राइटर्स थोड़े से बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। कल फ्यूचर में भी अच्छा लॉन्ग बिल्डअप हुआ, तो मुझे लगता है मोमेंटम आज भी जारी रह सकता है।
160 का इमीडिएट टारगेट रहेगा, 152 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस रहेगा। एक स्टॉक सेल साइड है एशियन पेंट्स, ये अंडर परफॉर्म कर रहा है, इसमें थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिला था, लेकिन ये अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर टिकने में फेल रहा है और कल इसमें शॉर्ट्स बनते दिखे हमको। और आप ऑप्शन का डेटा भी देखोगे तो 2800 के कॉल राइटर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, नीचे पुट राइटर्स में कन्विक्शन नज़र नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे सेल करना चाहिए। यहाँ पर 2700 का टारगेट रहेगा, 2775 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। एक स्टॉक ट्रेडिंग का नहीं है, इन्वेस्टमेंट का है, थोड़ा सा पोजिशनल बेसिस पे विधि स्पेशलिटी। ये स्टॉक ऑलरेडी मल्टीबैगर रहा है, आप मार्च 2020 का लो देखे तो करीबन 40 के आसपास का था, फिर हमने इसमें 500 रुपये तक के लेवल देखे और फिर पिछले एक साल से स्टॉक कंसोलिडेशन में था। कल एक अच्छे वॉल्यूम के साथ इसमें एक ब्रेकआउट आते दिखा एक ट्रायंगल फॉर्मेशन का, और स्टॉक कल अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा है। तो ये एक इंडिकेट करता है कि इसमें फ्रेश राउंड ऑफ एक्सपांशन देखने को मिल सकता है और ये अपना बुलिश मोमेंटम में फिर जारी रख सकता है। तो यहाँ पर खरीदारी करना चाहिए। 344 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, 500 रुपये का टारगेट रहेगा। ये स्टॉक दोबारा दोहराएंगे, हम क्लियरली सुन नहीं पाए। ये स्टॉक कौन सा था जो आप बात कर रहे थे? विधि स्पेशलिटी। डिविस स्पेशलिटी। विधि विधि विधि। ओके, इसका कोड कैसे आएगा संतोष? VIDHI। अच्छा, VIDHING, ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, तो विधि स्पेशलिटी हो गया, IEX हो गया, पॉलीकैब हो गया, NMDC हो गया, इंडेक्स पे व्यू बुलिश हो गया। कुल मिला के आपके सामने इंडाइसिस और 4-5 शेयर ऐसे आपको मिल चुके हैं पहले आधे घंटे के अंदर, अलॉन्ग विद द ट्रिगर्स और निकुंज स्टालमे के रिकमेंडेशंस। तो आप सब कुछ नोट करते चलिए डायरी में, अच्छे से सब आपको पक्का हो जाएगा। एशियन पेंट हालांकि एक शॉर्ट कॉल भी मिली है, ये भी मैं आपको नोटिस करा दूं। मैं 3-4 दिन से ही आपको एक कॉल नोटिस भी करवा रहा हूँ। अब एक काम करते हैं, जब एशियन पेंट पे शॉर्ट कॉल आई गई है तो क्रूड प्लस ये सारे जो क्रूड सेंसिटिव कंपनीज हैं इस पे एक व्यू पॉइंट ले लेते हैं। निमेश ठक्कर भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। निमेश जी बहुत शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। ये क्रूड ना 85 के आसपास है, अब ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है। अच्छी मूवमेंट आई इसके अंदर, 71 से सीधा 85 पहुंचा, लेकिन वहां पे आके पिछले 4 दिन से रुका हुआ है। सर आपको लगता है कि क्रूड थोड़ा और बढ़ सकता है, और बढ़ेगा तो फिर ये जो क्रूड सेंसिटिव कंपनीज है थोड़ा प्रेशर बनाएंगी ये? वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, क्रूड की अगर बात करें तो क्रूड बास्केट के अंदर हमने क्रूड के अंदर तो काफी करेक्शन देख चुके हैं ऊपर के लेवल से, बट अगर क्रूड डेरिवेटिव्स की अगर चीजें देखें तो वहां पर प्राइस के अंदर जो है वो जितना क्रूड के अंदर करेक्शन आया था उतना करेक्शन नहीं आया है। मुझे लगता है कि ग्रेजुअली अब क्रूड डेरिवेटिव्स के अंदर भी करेक्शन आना स्टार्ट हुआ है। अगर बात करें तो कल नॉर्मल मॉनसून की जो अनाउंसमेंट हुआ है, आई थिंक रूरल डिमांड जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी पेंट कंपनियों के लिहाज से, और मुझे लगता है कि ऑल ओवर यहाँ से डाउनसाइड कम लग रही है ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस से, और यहाँ से ग्रेजुअली एशियन पेंट्स, बर्जन पेंट्स और खास करके इंडिको पेंट्स जो मैंने 2-3 दिन पहले अपने चैनल पे रिकमेंड भी किया था, मुझे लगता है ये यहाँ से खरीदी का मौका बन सकता है। तो मुझे ज्यादा डाउनसाइड यहाँ से लग नहीं रहा है और ग्रेजुअली यहाँ से एक रिकवरी बन सकती है, डिमांड अपटिक हो सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मेरा व्यू यहाँ से बुलिश है। राइट, तो ये तो एशियन पेंट्स पर एक व्यू रहा, लेकिन आज के और दूसरे बड़े स्टॉक्स क्या हैं बड़ी दूसरी न्यूज़? अर्निंग से तो ट्रिगर है ही, साथ ही ऑर्डर विंस भी है। BHEL और टीटागढ़ वैगन को एक भारतीय रेल से 80 वंदे भारत ट्रेन के लिए ऑर्डर मिले हैं, और ये लगभग 35 ईयर्स तक के मेंटेनेंस का भी इस कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो आज BHEL, और हमें याद है कि BHEL में मूव आपको परसों से, सोमवार से ही दिखनी शुरू हो गई थी। BHEL और साथ ही टीटागढ़ वैगन्स, क्या इस पर आज ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए जिन लोगों ने एंट्री पॉइंट नहीं ढूंढा भी पहले? सुमित बताएं। लेकिन स्टॉक जो है और नियर टू द RSI ओवरबॉट जोन में है, तो मैं बोलूंगा थोड़ा सा डिप का वेट करें, एकदम से एग्रेसिव बन के एंट्री ना ले। तो बिल्कुल स्टॉक मोमेंटम में है, आप कोई भी डिप है उसको यूज कीजिए। अगर ऑलरेडी किसी का एंट्री हो चुका है तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। यहाँ पे मैं अभी भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करीबन 260 का देख रहा हूँ। अगर ये डिलीवरी बेस की बात कर रहा हूँ तो 260 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। कोई भी डिप आपको मिल रहा है 270 के करीब आप उसको बाय कीजिए, 260 का स्टॉप लॉस।
ठीक है, तो चलिए BHEL टीटागढ़ वैगन पर तो खास नजर है ही, क्योंकि बड़ा ऑर्डर BHEL को वंदे भारत ट्रेन के लिए मिला है। साथ ही आपको एक बात और भी बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन को आज फ्लैग ऑफ करने वाले हैं, इनॉग्रेट करने वाले हैं, तो इस पर खास तौर से नजर रखनी चाहिए। ये एक इवेंट और BHEL और टीटागढ़ वैगन पर बाजार खुलने के बाद भी नजर रहेगी। लेकिन आगे बढ़ते हैं और खबरों वाले शेयर्स यानी कि त्रिमूर्ति सेगमेंट में कौन से शेयर्स खास हैं ये जान लेते हैं। बताने के लिए सौमित हमारे साथ आज जुड़े हैं। सौमित, गुड मॉर्निंग, आप बताइए। सबसे पहले वीनस पाइप्स पे फोकस रहेगा। आशीष कचोलिया जी ने करीब 4 लाख शेयर्स खरीदे हैं इस कंपनी में। अभी वीनस पाइप एक मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है स्टेनलेस स्टील पाइप्स और ट्यूब्स का। बट क्यों खरीदा होगा उन्होंने ये शेयर, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो Q1 FY24 के एंड तक कंपनी की जो कैपेसिटी है वो 3 गुना बढ़ने वाली है। और डिस्पाइट ये कैपेसिटी बढ़ रही है, कंपनी काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि वो अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी रैंप अप कर सकती है, क्योंकि डिमांड एनवायरनमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से अर्निंग्स पे भी एक अच्छा खासा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है आगे चलते। स्टॉक पिछले 1 साल में करीब 120% गेन कर चुका है। और DIS जैसे निप्पॉन इंडिया और कोटक लाइफ इंश्योरेंस भी इस कंपनी में स्टेक ओन करते हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सोसाइटी जनरल और BNP पारिबा जैसे FIS भी वीनस पाइप्स में स्टेक ओन करते हैं। उसके अलावा BHEL और टीटागढ़ वैगन फोकस में रहेंगे। कंपनी ने एक ऑर्डर विन का अनाउंसमेंट किया है एक्सचेंजेस पे, बट याद रखिएगा ये थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है कंपनी पे, क्योंकि ये ऑर्डर अनाउंसमेंट मार्च में ही कर दिया था। बट अभी एक रिवाइज ऑर्डर अनाउंस हुआ है। पहले उन्होंने करीब 140 करोड़ रुपीस पर ट्रेन के लिए बिड किया था, जिसको अब उन्होंने कम कर दिया है और 120 करोड़ रुपीस पर ट्रेन का बिड गया है। फिर भी अगर आप ऑर्डर साइज देखेंगे तो करीब 23,000 करोड़ के आसपास है, जिसमें 13,500 करोड़ मेंटेनेंस ऑर्डर है, जो कि करीब 35 ईयर्स पे स्पैन करेगा। और जो डिलीवरी शेड्यूल है इन ट्रेन्स के वो पिछले नेक्स्ट 2 to 5 ईयर्स के आसपास एग्जीक्यूट किए जाएंगे। और आखिर में डेल्टा कॉर्प फोकस में रहेगा। कंपनी के जो Q4 के नतीजे थे थोड़े वीक साइड पे थे, स्लोअर रेवेन्यू ग्रोथ था, हायर एक्सपेंसेस के कारण मार्जिन्स पे एक इम्पैक्ट देखने को मिला है। स्पेशली कैसीनो बिजनेस का जो एबिट मार्जिन है उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। मार्जिन्स करीब 23.3% पे आए थे। लास्ट ईयर ये नंबर 28.7% पे था। उसके अलावा अगर आप ऑनलाइन बिजनेस का भी एबिट मार्जिन देखेंगे तो वो भी डिटोरिएट हुआ है। और हॉस्पिटलिटी बिजनेस का जो मार्जिन था उसमें थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। स्टॉक भी F&O बैन में आज से इंक्लूड कर दिया गया है। स्टॉक F&O बैन में भी आ गया। सुबह हमने आपको नोटिस भी कराया था कि डेल्टा पोस्ट नंबर, ये वैसे नंबर से पहले आ जाता है लेकिन इस बार नंबर्स के बाद आया है। सौमित, शुक्रिया आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। 2 शेयर हमने आपके लिस्ट में से चुनाव करे हैं, पहला तो वीनस पाइप और दूसरा है डेल्टा कॉर्प। वीनस पाइप का एक बार जरा मैं चार्ट चेक करवा लेता हूँ। सुमित, एक बार जरा आप चेक करना वीनस पाइप, ये थोड़ा अच्छा चला हुआ शेयर है। अब आशीष कचोलिया आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम 750 के भाव पे हमारी एंट्री है, 781 ऑलरेडी शेयर चल रहा है। और वो जब शेयर रखते हैं तो उनकी अपनी कुछ कैलकुलेशंस होती हैं। तो इस समय रिटेलर्स को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मैं सिर्फ बड़े नाम की वजह से नहीं जा रहा कि आशीष ने खरीदा तो हमें भी खरीदना है। हमें भाव से खरीदना है। हमारे लिए भाव ठीक है कि नहीं ठीक है रिटेलर्स के लिए? देखिए, वैसे तो ये स्टॉक को ज्यादा ट्रैक नहीं करते। आप इसका मोमेंट देखिए, मोमेंट बहुत कम रहता है। आप डे रेंज वाइज देखेंगे तो बहुत ही कम रहता है। तो जो 2 दिन पहले इसमें एकदम से जो सडन मूवमेंट आया था, एक अपना न्यू हाई बनाया था, लेकिन वो अभी भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। जो डेली बेसिस की कैंडल्स है वो एक कंफर्मेशन अभी भी मुझे नहीं दे रही है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करूंगा। एंट्री अगर मुझे क्लोजिंग कहीं ना कहीं 800 के ऊपर और वो भी अच्छे क्लोजिंग के कैंडल्स के बेसिस पे मिल रही है तो मैं सोचूंगा, अदरवाइज आई विल होल्ड। ठीक है, आप अभी फिलहाल होल्ड करेंगे, ठीक है। सुमित से शायद थोड़ा नेटवर्क टूटा है, फिर से उनसे कनेक्ट करते हैं। वीनस पाइप पर वो एक व्यू दे रहे थे कि रिटेलर्स को इस वक्त करना क्या चाहिए। कुछ और व्यूज जो ब्रोकरेज हाउसेस से आए हैं स्टॉक्स पर, वो वमाक्षी से समझ लेते हैं, फिर इन्हें आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। वमाक्षी बताएं। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम NBFC सेक्टर के साथ। सिटी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका कहना है कि NBFCs होलसेल बोरोवर्स है और इसी के चलते पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकते हैं रेट आउटलुक में चेंजेस के चलते। कंपटीशन कोर प्रोडक्ट सेगमेंट्स में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, मगर जो रेट पॉज है वो इंक्रीमेंटली कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है NIM ट्रैजेक्टरी पर, और इसी के चलते उनके टॉप पिक्स है चोलामंडलम और आवास फाइनेंसियर्स। जुबिलेंट फूडवर्क्स अगला स्टॉक के हमारे रेडार पर सिटी की तरफ से नोट आ रही है और उनका कहना है
कि कमज़ोर नतीजों के चलते हमने एक स्टॉक में एक अंडर परफॉर्मेंस देखा था। हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन के चलते डाउन ट्रेडिंग कर रहे हैं कस्टमर्स, और इनफैक्ट रॉ मटेरियल साइड पर भी जो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं उसी के चलते मार्जिन्स पर दबाव आता हुआ नज़र आ रहा है। मगर सिटी का मानना है कि मोस्ट इन्फ्लेशनरी इश्यूज़ ट्रांजिटरी इन नेचर है, मगर ब्रांड की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है वो अभी भी काफ़ी मजबूत नजर आ रही है, और इसी के चलते उनकी तरफ से खरीदारी की राय बरकरार है। लक्ष्य दिया है 619 प्रति शेयर का। इंडियन होटल्स अगला स्टॉक है हमारे रेडार पर। जेपी मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, और इनका मानना है कि Q4 के डोमेस्टिक रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम का जो ट्रेंड है वो काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है। इनफैक्ट फरवरी 2023 में इंडिया का जो ऑक्यूपेंसी है वो पहली बार कोविड के बाद 70% के पार गया है। ओवरऑल अगर हम देखें जेपी मॉर्गन की तरफ से न्यूट्रल की राय आ रही है। लक्ष्य दिया है उन्होंने 330 प्रति शेयर का। L&T भी हमारे रेडार पर रहेगा। जेपी मॉर्गन का मानना है कि केपेक्स साइकिल का जो ट्रेंड है वो काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है। FY23 का जो ऑर्डर इनफ्लो है एक्सपेक्टेड अनुमान से काफ़ी मजबूत आया है, मगर ये ऑलरेडी प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रहा है। मगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि FY24 का जो कोर रेवेन्यू गाइडेंस कंपनी देगी वो काफ़ी मजबूत हो सकता है। इनफैक्ट इसी के चलते जेपी मॉर्गन ने अपनी ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है। लक्ष्य दिया है 2480 प्रति शेयर का। और आखिर में हम फोकस करेंगे SBI लाइफ पर। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि SBI लाइफ इन्हें पसंद है उनके लीडरशिप के लिए जो उनके पास है मार्केट शेयर और प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर। इनफैक्ट उनका मानना है कि उनके जो FY24 और 25 के लिए VNB एस्टिमेट्स हैं वो अनुमान से 7 से 11% और कंसेंसस अनुमान से 7 से 11% ज़्यादा है, और इसी के चलते उन्होंने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। ये स्टॉक उनकी कन्विक्शन लिस्ट में भी है, और उन्होंने अपना टारगेट प्राइस रिवाइज किया है 1520 प्रति शेयर का टारगेट प्राइस दिया है। ऑलराइट, ठीक है वमाक्षी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दीज रिपोर्ट्स। तो ये सारी रिपोर्ट्स हैं और वमाक्षी टारगेट्स भी बता रही हैं, ठीक है। लेकिन हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट भी बने हुए हैं, हमारे साथ राहुल भी हैं बात करने के लिए। उनसे समझते हैं कि एक बाजार पर इस वक्त अर्निंग्स के व्यू से समझना चाहेंगे, ठीक है। हमारे फंडामेंटल जो एक्सपर्ट हैं उनसे मैं बात करना चाहूँगी। राहुल मॉर्निंग, एक बात समझना चाहेंगे। निमिष है हमारे साथ, माफ कीजिएगा। निमिष, जो इस वक्त एक व्यू ये भी बन रहा है और बाजार में हम तेजी देख भी रहे हैं, जितने भी कंज्यूमर बेस्ड कंपनीज हैं, चाहे वो ITC हो, HUL हो, डाबर हो, इनमें अच्छी तेजी बनी हुई है। क्या यहाँ अर्निंग्स का डाउनसाइड लिमिटेड लग रहा है, इस वजह से बाजार इन्हें वैल्यू दे रहा है? क्या व्यू बन रहा है आपका? जी देखिए, अगर 10 दिन पहले की बात करें तो बाजार का सेंटीमेंट एक बिगड़ा हुआ था और हम लोग भी निफ्टी और डाउनसाइड की एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट जिस लिहाज से अभी अर्निंग स्टार्ट हुआ है और नॉर्मल मॉनसून का एक्सपेक्टेशन हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि मोर और लेस डिफेंसिव स्टॉक्स की ज्यादा फिर से मोमेंटम बेस्ड और फाइनेंशियल बेस्ड कंपनीज जो है वो मोमेंटम में आएगी। यहाँ से बहुत बड़ी तेजी दिख नहीं रही है मुझे FMCG स्पेस के अंदर। एक साइडवे मूवमेंट रह सकता है, और ब्रिटानिया खास करके देखें तो मुझे लगता है कि 4% ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है, जहां पर हम लोग एक सेफर बेट लेना है तो ब्रिटानिया के अंदर ले सकते हैं, ताकि ऑल ओवर मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत बड़ी तेजी FMCG काउंटर के अंदर दिख नहीं रही है। सिलेक्टिव काउंटर के अंदर जो है हम लोग पॉजिटिव व्यू अपना रख रहे हैं। काउंटर्स हैं जिस पर पॉजिटिव व्यू यहाँ पर इस थीम पर बनता हुआ, इस सेगमेंट पर बनता हुआ। लेकिन IT सेक्टर पर संतोष, कल क्योंकि IT सेक्टर के नतीजे आने वाले हैं, TCS इन्फोसिस पर फोकस है। उससे ठीक पहले IT सेक्टर में कॉशियस आउटलुक था, और नतीजों के अगर अनुमान देखें, प्रीव्यूज देखें, उनका भी ये कहना है कि तिमाही आधार पर नतीजे जो है सुस्ती दिखा सकते हैं। हालांकि करेंसी टेलविंड्स हैं जिस पर नजर रखनी चाहिए। TCS और इन्फोसिस कल हमने डाउन साइड देखी, कॉशियस नजरिया लाजमी है, लेकिन क्या डाउन साइड और पॉसिबल टेक्निकली चार्ट्स पर दिख रही हैं? टेक्निकल चार्ट्स की बात करें तो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड आप बाइंग के साथ ही फेवरेबल होता है, क्योंकि इन्फोसिस को आप चार्ट देखो तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1350 के आसपास, उसने वहाँ बेस बनाया और बाउंस बैक किया है। तो रिस्क रिवॉर्ड बाइंग की साइड फेवरेबल है। स्टॉप लॉस लगाइए आप 1350 का। अगर कोई रिजल्ट से थोड़ा भी सरप्राइज मिलता है तो शायद हमको 1500 रुपये तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। एंड TCS की भी बात करें तो TCS भी एक कंसोलिडेशन में है, नीचे 3150 से 3100 के बीच में एक अच्छा बेस बना हुआ है, तो 3100 का स्टॉप लॉस माइंड में रखना चाहिए। अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज आता है तो पहला 3330 का पहला टारगेट रहेगा, उसके ऊपर निकलता है शायद 3450 तक की भी अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन बेस के आसपास है तो एक बाउंस बैक जरूर देखने को मिल सकता है।
बाउंस बैक के आसार यहाँ पर टीसीएस और इन्फोसिस के चार्ट्स में नजर आ रहे हैं। आईटी सेक्टर पर नजर है, लेकिन बैंक्स फाइनेंशियल्स पर भी नजर होनी चाहिए। निमेश हाई, गुड मॉर्निंग। बैंक्स पर नजर इसलिए क्योंकि बैंक निफ्टी ने कल आउट परफॉर्म भी किया था, एक के बाद एक जो खबरें आ रही हैं, कोटक बैंक आउट परफॉर्मर रहा। इनफैक्ट निफ्टी 50 कैटेगरी में देखें, ऑफकोर्स एमएससीआई में वेटेज बढ़ने की उम्मीद से शेयर में खरीदारी थी। इसके ठीक बाद पीएसयू बैंक्स में अच्छी खासी मजबूती दिखी, चाहे हैवी वेट्स हो, छोटे मझौले हो। बैंक ऑफ बड़ौदा के Q4 अपडेट्स काफी अच्छे दिखे और बैंक एंड फाइनेंशियल के नतीजों के अनुमान भी यही है कि निम्स में शायद कंसर्न्स दिख सकते हैं, लेकिन असेट क्वालिटी और क्रेडिट ग्रोथ सिनेरियोस ठीक रहेंगे। कैसे देखते हैं इस सेक्टर को आप? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए नीम के अंदर भी अगर देखें तो जहां तक प्राइवेट सेक्टर बैंक का सवाल है, प्राइवेट सेक्टर बैंक कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक काफी अच्छा जो रेट हाइक है वो पास कर रहे हैं कंपेयर टू 150 बेस अगेंस्ट 90 बेस इन पब्लिक सेक्टर बैंक। तो मुझे लगता है कि रिजल्ट के लिहाज से अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक यहाँ से एक मोमेंटम बना सकते हैं, एक ग्रोथ दिखा सकते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर ऑल ओवर बैंकिंग सेक्टर के अंदर व्यू मेरा बुलिश है, परंतु अगर पब्लिक और प्राइवेट की बात करें तो डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर बैंक यहाँ से आउट परफॉर्म करे ऐसा लग रहा है। और अगर आप कोटक बैंक की बात करें तो पूरी ये जो पिछली रैली थी बैंक इंडेक्स की, वहां पर कोटक बैंक ने काफी अंडर परफॉर्म किया है। तो उस लिहाज से भी अगर देखें और रीबैलेंसिंग के हिसाब से भी कोटक बैंक की यहाँ से व्यू मेरा बुलिश है और मुझे लगता है कि कोटक बैंक के अंदर अभी भी यहाँ पर स्ट्रेंथ है और एक मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से 2050 का टारगेट प्राइस हम लोग कोटक बैंक के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, तो कोटक पे एक व्यू पॉइंट आ गया। नरेश मिरानी बीच बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश गुड मॉर्निंग। एक बार जरा अपना इंडेक्स पे व्यू बताएंगे आप और साथ ही शेयर्स भी बता दीजिएगा। हाँ, इंडेक्स पे व्यू ये है कि नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है 17,800 के पास है और ओवरऑल मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव है, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। मानना ये है कि ये रैली थोड़ी स्लो होनी चाहिए, थोड़ा पॉज आना चाहिए 17,800 के पास और ये पीरियड में ब्रॉडर मार्केट एक्शन ज़्यादा बेटर रहेगा, तो टाइम है स्टॉक स्पेसिफिक रहने का। तो जो मेरे रिकमेंडेशंस रहेंगे वो रहेगा मिड कैप और लार्ज कैप में से सबसे पहले बाय रहेगा टाटा केमिकल्स पर, जहाँ पे एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट हो चुका है 1000 के ऊपर, लास्ट 2 दिन से सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 980, टारगेट होगा 1100 का। दूसरा बाय रहेगा टाटा मोटर्स पर, जिसमें एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड चेंज दिखाई दे रहा है। अगर हम देखें तो जो पहले मूव हुआ था 2021 में 530-540 तक, उसके बाद 12 से 15 महीने का एक करेक्शन हुआ है साइडवेज, जहाँ पे मल्टीपल टाइम्स 380-400 से स्टॉक ने रिकवर किया है इररिस्पेक्टिव ऑफ कितनी भी बैड न्यूज़ हो, और अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका था 400 पे और 450-460 एक रेजिस्टेंस रहा है स्टॉक के लिए। और हमने देखा 2 दिन पहले कि जब इसमें मोमेंटम आया, अच्छे स्ट्रॉन्ग गैप अप और वॉल्यूम के साथ मूव आया और थोड़ा बहुत फेड ऑफ हुआ है कल, और आज भी अगर फेड ऑफ होता है तो अपॉर्चुनिटी है बाई करने का। ओवरऑल ऑटो सेक्टर में भी तेजी दिखाई दे रही है, काफ़ी स्टॉक्स ब्रेकआउट दे रहे हैं, तो टाटा मोटर्स फिर से एक नया मूव शुरू कर सकता है ऑल टाइम हाई की तरफ। शॉर्ट टर्म टारगेट होगा 500, स्टॉप लॉस होगा 445। ओके ठीक है, तो दोनों टाटा ग्रुप की कंपनीज आपने चुनी है। एक तो टाटा केमिकल्स, ये बात पिछले 1-2 दिन से ऐसे लग ही रहा था कि टाटा केमिकल्स चलेगा और आपने भी नोटिस कराया कि इसमें ब्रेकआउट हो चुका है, अभी ये बढ़ेगा आगे, आप 1100 का टारगेट दे रहे हैं। और दूसरा है टाटा मोटर्स, 500 रुपये तक का टारगेट यहाँ पे भी है। ऑटो पैक के अंदर काफ़ी अच्छी मजबूती, इंडेक्स आपको लग रहा है कि 17,800 के आसपास आके शायद एक बार प्रॉफिट बुक करवाएगा। बहुत शुक्रिया नरेश कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए स्टॉक्स और साथ ही इंडेक्स पर राय देने के लिए। मैंने वीनस पाइप पे एक व्यू पॉइंट तो ले लिया था, लेकिन एक शेयर और है डेल्टा कॉप, उसका भी व्यू पॉइंट लेना ज़रूरी है। एक तो बैन में है, दूसरा इसके जो नंबर्स आए हैं उसमें मार्जिन्स वगैरह ठीक नहीं आए हैं इसके। एक बार जरा डेल्टा कॉप आप चेक करेंगे संतोष, डेल्टा कॉप आपको कैसे लग रहा है? मैं पोस्ट नंबर्स देख रहा हूँ इसको, मेरे को नंबर से पहले लेना भी नहीं था और मेरे को ट्रेड भी नहीं करना था, लेकिन नंबर्स आने के बाद मैं इसको लेना चाहता हूँ। नंबर्स आपको बता दूँ थोड़े ख़राब हैं। यस, स्टॉक की बात करें तो स्टॉक वैसे देखा जाए तो ओवरऑल साइडवेज है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड इसका डाउन ही है। अभी भी इसमें लोअर हाइज लोअर लोज बन रहे हैं और कल भी इसने एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस से सेलिंग दिखाई थी, तो मुझे लगता है कि और वीकनेस देखने को मिल सकती है। ये फिर से अपने 170 के लेवल को रिटेस्ट कर सकता है, 170 के आसपास आता है तो फिर वहाँ से कोई बाउंस बैक देखने को मिलेगा, लेकिन फॉर टाइमिंग यहाँ से अभी और गिरावट आ सकती है।
तो ये तो डेल्टा कॉर्प पे व्यू रहा। आईएमडी की कमेंट्री आई है, उस कमेंट्स को भी लेकर आते हैं और उन्होंने ग्लोबल ग्रोथ का भी टारगेट रिड्यूस किया, इंडिया ग्रोथ का भी टारगेट रिड्यूस किया। इनफैक्ट आईएमडी की तरफ से कुछ दिन पहले भी एक बयान आया था और इंडिया का जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाया था उन्होंने। यहाँ पर भी अब उन्होंने FY 23-24 के लिए और 24-25 के लिए अनुमान घटाया ग्रोथ का, और सिर्फ इंडिया का नहीं, ग्लोबल ग्रोथ का भी अनुमान घटाया। 2024 में उन्हें लगता है जो ग्रोथ है वो घटकर अब 3% होगी, 3.1% पहले का अनुमान था। इसको किस आईएमडी की IMF की इस कमेंट्री को किस लाइट में देखना चाहिए निमेश? बैंकिंग क्राइसिस और जो चल रहा है डेफिनेटली ग्रोथ के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, बट पर्टिकुलरली अगर इंडिया ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें तो आरबीआई ने जिस तरह से इंडिया का ग्रोथ का अनुमान है वो बड़ा है, मुझे लग रहा है इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा ये अनुमान से। डेफिनेटली ग्लोबल ग्रोथ कंसर्न रहेगा और खास करके एक्सपोर्ट रिलेटेड कंपनीज है उसके ऊपर हम लोग एक माइल्डली नेगेटिव इम्पैक्ट देख सकते हैं, बट ऑल ओवर मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर जो है वो काफी ग्रोथ की उम्मीद है और यहाँ से ऑल ओवर इंडिया के लिए ये आउटलुक है वो न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, ऑफ कोर्स ये कंसर्न तो प्रिवलेंट है ही, क्योंकि कंसर्न्स तो ग्रोथ को लेकर ग्लोबली क्वेश्चन किए जा ही रहे हैं। लेकिन कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं जहां पर आज ट्रिगर होना चाहिए ट्रेडिंग का या नहीं। संतोष, सनोफी इंडिया, इसको एक बार देखें। उन्होंने अपने एक पर्टिकुलर ब्रांड में हालांकि प्राइसिंग की कटौती की है, बहुत ज़्यादा मार्जिन पर असर नहीं पड़ता इसका, लेकिन फिर भी सनोफी इंडिया, क्या एक सेंटिमेंटल प्रेशर आ सकता है स्टॉक पे? स्टॉक की बात करें तो स्टॉक ओवरऑल डाउन ट्रेंड में था, बट एक यहाँ पर रिवर्सल देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है अगर किसी न्यूज़ की वजह से कोई कमजोरी आती है तो खरीदारी के मौके ढूंढना चाहिए, क्योंकि टेक्निकली यहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है और उसका जो टारगेट आ रहा है वो करीबन निकल के आता है 6700 के आसपास तक का। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर कोई डिप आता है तो खरीदारी के मौके ढूंढना चाहिए। इमीडिएट टारगेट रहेगा आपका 6280, नीचे जो अब सपोर्ट बन रहा है वो 5770 का रहेगा। यहाँ पर ये राय इस वक्त आपको मिलती हुई दिख रही है, लेकिन इस बीच चीनी शेयरों की मिठास संतोष लगातार बढ़ती हुई नजर आई है और इनफैक्ट डोमेस्टिक ट्रिगर्स हो या फिर ग्लोबल ट्रिगर्स हो, प्राइस को लेकर जो मोमेंटम बिल्ट होता हुआ दिख रहा है वो शुगर स्टॉक्स के लिए, कमोडिटी मार्केट में तो काफ़ी अच्छा एक्शन है ही, लेकिन शुगर स्टॉक्स में भी काफ़ी अच्छा एक्शन हमने देखा। इनफैक्ट इसमें एक एडिशन कल भी हुआ, लंदन वाइट शुगर 12 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंचे और इस खबर के ठीक बाद चीनी शेयरों में और ज़्यादा तेजी बढ़ी थी। शुगर स्टॉक्स में आपकी राय क्या होगी? शुगर स्टॉक्स में एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है, लेकिन जो टॉप पिक रहेगा वो बलरामपुर चीनी रहेगा, वो स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है, जो मेन काउंटर है और यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी आया है। 415 का एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये 415 के ऊपर टिकता है तो शायद ये मोमेंटम आगे भी जारी रह सकता है, हमको 440 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। अगर आप खरीदते हो तो आपका जो अगर कोई छोटा स्टॉप लॉस रखना चाहता है तो 404 का स्टॉप लॉस रहेगा और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए जो स्टॉप लॉस बनता है वो 390 का रहेगा। तो ये राय बलरामपुर चीनी के स्टॉक में रहेगी। लेकिन इस बीच ऑटोमोबाइल सेक्टर, कल हमने देखा ड्यूरिंग द सेशन बजाज ऑटो, आयशर मोटर्स जैसे स्टॉक्स में सुमित अच्छा खासा एक्शन भी देखने को मिला था और ऑटो नंबर से ठीक पहले अगर देखें छोटे बेस के कारण सारे सेगमेंट्स में वॉल्यूम्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है। कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल और साथ ही ट्रैक्टर सेल्स पर भी फोकस रहा जब पिछली बार ऑटो बिक्री के डेटा आए। कैसे देख रहे हैं इस सेक्टर को और इन सेक्टर ऑटो सेक्टर में आपकी टॉपिक क्या होगी? कल के सेशन में भी काफी अच्छा मोमेंटम दिखा रहा था, 3% अप था। अब मेन चीज है कि ये इसकी लेवल है 4120, जो पिछले अगस्त 22 में भी यहाँ से अच्छा खासा रिजेक्शन मिला था और आज क्लोजिंग मिला है, क्लोजिंग भी काफी अच्छा मिला हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि ये मोमेंटम और भी ऊपर तक जा सकता है। अगर किसी का नजरिया 1-2 महीने का है तो बिल्कुल आप बने रहिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं मेंटेन करना चाहूंगा करीबन 4000 का। अपसाइड में मुझे अभी भी गेन दिख रहा है 4360 का, जो इसका एक लाइफ टाइम हाई के करीबन है। तो बिल्कुल आप बने रहिए इस पे। ठीक है, कुछ और स्टॉक्स पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच विनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि LNT को लेकर एक अहम जानकारी उनके पास है। विनी, जरा बताएं LNT के बारे में।
एब्सोल्युटली देखे तो एलएनटी का जो स्टॉक था कल 52 वीक हाई पे था, उनका जो लेवल था वो था 2330 रुपीस 52 वीक हाई। अब ये स्टॉक क्यों बस कर रहा है, क्यों इतने हाई लेवल्स पे है? लास्ट 5 दिन में भी 6-7% ऊपर बढ़ा था स्टॉक, लास्ट 6 महीने में भी काफ़ी अच्छी अपटिक देखी हुई है स्टॉक में भी। तो ये क्यों हो रहा है? तो मेन ट्रिगर्स जो है, तो पहले तो बात करते हैं केपेक्स रिवाइवल साइकिल की। वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग केपेक्स रिवाइवल साइकिल आ रहा है जो ऑब्वियसली सपोर्ट करेगा एलएनटी को और उनके ऑर्डर विंस को, ओवरऑल उनकी ऑर्डर बुक को, उनके रेवेन्यू को। और उनकी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक ऑलरेडी है, अभी भी उनकी ऑर्डर बुक देखे तो वो है अराउंड 3.86 लाख करोड़ रुपीस, जो देखे तो वो है 2.2 टाइम्स द 12 मंथ ट्रेलिंग पीरियड का रेवेन्यू। तो काफी स्ट्रॉन्ग उनकी ऑर्डर बुक ऑलरेडी है। उसके अलावा ये केपेक्स पुश, इंफ्रा पुश जो गवर्नमेंट कर रही है, उसकी वजह से भी एलएनटी को शॉर्टली एक बेनिफिट होगा। तो ये की पॉजिटिव ट्रिगर बन जाएगा एलएनटी के लिए आगे जाते हुए भी। उसके अलावा सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन भी देखी है ओवरऑल केपेक्स में फ्रॉम ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो एक्सपोर्ट बिजनेस में भी उनकी अच्छी ऑर्डर विन एक्सपेक्टेड है आगे जाते हुए भी। फोकस बढ़ रहा है अभी सनराइज सेक्टर्स पे, सच एज हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, डेटा सेंटर्स, जो फर्दर लीड करेगा डाइवर्सिफिकेशन को। और ओवरऑल एक रिस्क की बात करते हैं, एक वरी फैक्टर जो हो सकता है वो है कि पोटेंशियल स्लो डाउन है या डिले आ जाए कुछ ऑर्डर विन में। तो यही एक फैक्टर होगा जो अफेक्ट करेगा एलएनटी को। उसके अलावा तो काफ़ी पॉजिटिव्स है क्योंकि Q4 की परफॉर्मेंस कैपिटल गुड्स के लिए काफ़ी अच्छे होने की एक्सपेक्टेशंस है। वहाँ पे स्ट्रॉन्ग ओपनिंग ऑर्डर बुक्स की एक्सपेक्टेशन है, एग्जीक्यूशन जो कंपनीज की चल रही है वो भी स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेड है। तो एलएनटी को श्योरली स्ट्रॉन्ग Q4 नंबर एक्सपेक्टेड है ये टाइम अराउंड एलएनटी से भी। वैल्यूएशन अभी उसकी बात करें तो वैल्यूएशन देखिए तो एलएनटी के वैल्यूएशन काफ़ी चीप है उनके पीयर से, जैसे सीमेंस, एबीबी, थर्मैक्स, जो उनकी वैल्यूएशन पी वैल्यूएशन है वो 44 to 55 की रेंज पे, वाइल एलएनटी की वैल्यूएशन पी वैल्यूएशन FY24 की देखें तो वो है सिर्फ 24 टाइम्स। तो वैल्यूएशन भी काफ़ी अट्रैक्टिव है एंड इसीलिए स्टॉक भी बस कर रहा है अभी। स्टॉक बस भी कर रहा है और वैल्यूएशन के फ्रंट पर सस्ता भी है, इसलिए शेयर के अंदर काफ़ी दम आपको दिख रहा है। विनी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक चीज़ आपने नोटिस कराई वो है पोटेंशियल स्लो डाउन इन इकोनॉमी। अगर वो होता है फिर वो सबके लिए होगा, फिर सिर्फ एलएनटी के लिए नहीं होगा, खैर वो सबके लिए हो सकता है। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच ये इंटेलिजेंट रिपोर्ट हमारे सामने लेके आने के लिए। आगे बढ़ते हैं, इस पर ज़रा एक व्यू पॉइंट ले लेते हैं। सुमित, एक बार ज़रा एलएनटी का चार्ट देखिए, 2 हिस्सों में जिनके पास पोजीशंस पड़ी है उनके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको देना होगा, हाँ, और जिनके पास पोजीशन नहीं है उनको क्या करना है ये बता दो। जी, जो आपने बोला ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो यहाँ पे मैं अगर कल का एक पैटर्न देखूं तो डीसीसी फॉर्मेशन हुआ है जो एक नेगेटिव है, लेकिन क्लोजिंग अभी भी कंफर्मेशन पेंडिंग है। तो बिल्कुल आप यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एज 2250 पे मेंटेन कर सकते हैं। स्टॉक अभी भी मोमेंटम में है, लेकिन फ्रेश पोजीशन के लिए मैं फिलहाल थोड़ा सा वेट करना चाहूंगा कि कल का अगर हाई यहाँ पे क्लोज हो रहा है या फिर जो ओपन रेट था डेट वाज अराउंड 2320, तो 2320 के ऊपर अगर अवर्ली कैंडल सस्टेन कर रहा है तो एक बार यहाँ पे आप फ्रेशली बाय कर सकते हैं। जो फ्रेशली बाय करेंगे तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 2280, और जो ऑलरेडी पोजिशनल होल्डिंग है उनके लिए 2250 एज ए स्टॉप लॉस। एलएनटी पर ये स्ट्रैटेजी रही आपकी, ठीक है सुमित। चलिए बढ़ते हैं आगे। दो फंडामेंटल पिक्स भी अब लेते हैं। मुनाफे का फंडा हमारा खास सेगमेंट, और देवर्ष वकील है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। मॉर्निंग देवर्ष, बताएं कौन सी है आज 2 स्टॉक्स आपके रडार पर? मेरे रडार पे आज आईटी सेक्टर है। आईटी सेक्टर हमें पता है कि काफी अनसर्टेनिटी से पास हो रहा है, और जो 2021-22 के जो वैल्यूएशन की पीक से वहां से अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है। आज टीसीएस के नतीजे हैं और स्ट्रीट मतलब मार्केट अभी भी काफी डाउट्स में है कि क्या होगा। हमें लगता है कि थोड़ा सॉफ्ट Q4 के अर्निंग्स आएंगे, पर FY24 की बात करें तो धीरे धीरे मार्जिन रिकवर होंगे और जो प्री कोविड लेवल्स थे वहां पे मार्जिन वापस चले जाएंगे। सो ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ा सॉफ्ट रहेगा, पर मार्जिन में बहुत अच्छी रिकवरी आएगी। और इस बार अगर अभी जो एक्सचेंजर के रिजल्ट्स आए थे वो हमने स्टडी किए तो उसको देखते हैं तो पता चलता है कि टीसीएस जैसी कंपनियां भी बहुत अच्छे मोर देन $8.5 बिलियन के टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूज दिखाएगी उनको। जो रिसेंटली टेलीफोनिका, फिनिक्स, बॉम्बार्डियर ये सब जो डील मिली है उसके बेसिस पे FY24 काफी अच्छा रहने का अनुमान है। तो जो
ग्लोबल मार्केट में थोड़ी अनसर्टेनिटी है, भारत के आईटी सेक्टर पे अनसर्टेनिटी है, ये बहुत अच्छा टाइम है ये आईटी कंपनीज को एक्यूमुलेट करने का। आज अभी थोड़ा लीजिए, रिजल्ट के बाद अगर थोड़ा करेक्शन आता है तो उसमें भी आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लार्ज कैप के जो वैल्यूएशन 35 टाइम्स हो चुके थे, वो गिर के अभी 25 टाइम्स आ चुके हैं, और मुझे लगता है यहाँ से अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो उन्हें अगले 6 महीने से 12 महीने में बहुत अच्छी बढ़त मिलेगी, उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा। हमारा टारगेट 3640 का है। दूसरी ऐसी छोटी कंपनी जहां पे हम अच्छा मार्जिन एक्सपांशन देख रहे हैं, नया मैनेजमेंट जो इन्फोसिस से ज्वाइन हुआ है, वो है जेंसार कंपनी। तो जेंसार आनंद गोयनका ग्रुप की कंपनी है, और वहां पे पहले मार्जिन का काफी कुछ कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, इसलिए स्टॉक काफी गिर गया था। पहले भी एक बार मैंने मुनाफे के फंड में आपके साथ डिस्कस किया था और वहां से अच्छा रिटर्न मिला है। अब फिर से थोड़ा करेक्शन आया है, यहाँ पे अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा टारगेट 330 का है, जो 14 टाइम्स FY24 के वैल्यूएशन पे है। यहाँ पे भी मुझे लगता है कि मार्जिन पास थ्रू होगा, प्रोडक्टिविटी में इंप्रूवमेंट होगा, और नेक्स्ट लेग ऑफ एक्सपांशन शुरू हो रहा है, जहाँ पे जो वेंडर कंसोलिडेशन हो रहा है उसका इनको प्राइसिंग में बेनिफिट मिलेगा। तो जब ऐसे ब्लू चिप स्टॉक्स, TCS या IT कंपनी के स्टॉक्स जो जब अनसर्टेनिटी हो तब अगर हम इन्वेस्ट करें, तो जब यूफोरिया आता है तब हम अच्छे दाम पे उसको बेच सकते हैं। तो धीरे धीरे आज के रिजल्ट के बाद और थोड़ा नीचे एक्यूमुलेट करने की सलाह है जेंसार और TCS में। इंटरेस्टिंग कॉल देवर्ष, मस्त से, क्योंकि TCS पर जहां अभी ट्रेडिंग को लेकर तो राय कन्विक्शन नहीं बन पा रही है, पर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से तो बिल्कुल ये स्टॉक्स रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से काफी फेवरेबल है। वैल्यूएशन आप देखें एवरेज 5 ईयर्स के नीचे चल रहे हैं, और जिस तरह से नास्डैक के स्टॉक्स में भी बाउंस बैक दिखा आपको, IT स्टॉक्स इतने नहीं चले हैं, तो देयर इज अ रूम, और आप तो कह रहे हैं एक पोजिशनल बेट दे रहे हैं। तो अगर आज नंबर्स थोड़े वीक आते भी हैं, जिसको बाजार बहुत हद तक फैक्टर इन कर चुका है, कल भी आप देखें तो IT प्रैक सबसे बड़ा ड्रैगर था, तो शायद यहां से अपसाइड का मोमेंटम पॉसिबल है पोस्ट द नंबर्स, ठीक है। और साथ ही दूसरा स्टॉक जो है वो है जेंसर टेक। तो अच्छे स्टॉक्स से वैसे भी डिप पर खरीदने का मौका ढूंढना भी चाहिए, ठीक है। ये तो हुए मुनाफे का फंडा आज 2 कॉल्स। शुक्रिया देवर्ष आज समय देने के लिए, और ये दोनों स्टॉक्स के रैशनल हमें समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन एक और स्टॉक है, उससे डिस्कस करते हैं, वो है लैंडमार्क कार्स। एंटीक के साथ इसकी बैठक होने वाली है, और इनफैक्ट लैंडमार्क कार्स के मैनेजमेंट हमारे साथ कुछ दिन पहले भी थे, और जिस तरह का मोमेंटम, जिस तरह की ग्रोथ आपको लग्जरी कार सेगमेंट में दिख रही है, वो क्लियरली JLR के सेल्स नंबर से भी विजिबल है। लग्जरी सेगमेंट में चाहे JLR हो, मर्सिडीज हो, सब जगह पर आपको सेल्स ग्रोथ मोमेंटम दिख रहा है, और ये पर्टिकुलर स्टॉक डील करता है लग्जरी कार्स में, तो इसके स्टॉक प्राइस में भी इंपैक्ट आना जाहिर सी बात है। और ये तो एंटीक के साथ एक बैठक भी कर रहे हैं, और कुछ एक्सपेंशन प्लान्स भी है कंपनी के, और इनफैक्ट इन्हें तो फाइनेंस और साथ ही इंश्योरेंस सेगमेंट में भी कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। सो ये कंक्लूड्स लेकर आएंगे आपके लिए, लेकिन एक बार इस स्टॉक को डिस्कस करते हैं टेक्निकल व्यू पॉइंट से भी। संतोष, लैंडमार्क कार्स, इस पर अपना एक व्यू दें। ये स्टॉक ने स्टैगर वे में ही जाए, लेकिन धीरे धीरे अप मूव में, अप ट्रेंड में ही है। यहाँ पर अभी क्या पोजिशनल टारगेट्स देखते हैं आप, कोई अगर यहाँ से एंट्री पॉइंट देखता है तो? लैंडमार्क कार की बात करें तो लिस्टिंग के बाद इसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। हालांकि फरवरी और मार्च में एक हेल्दी करेक्शन आया, लेकिन फिर से इसमें वही लिस्टिंग प्राइस के आसपास से बाइंग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। स्टॉक 500 के आसपास आई थिंक बेस बना चुका है, और जैसे ये 570 के लेवल के ऊपर निकलेगा, मुझे लगता है जो पुराने स्विंग हाई लगे थे इसमें 670 के आसपास के वो देखने को मिलेंगे। तो टेक्निकल स्ट्रक्चर बुलिश है, यहाँ पर खरीदारी के मौके ढूंढना चाहिए। इमीडिएट सपोर्ट 525 के आसपास आता है, तो जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में इमीडिएट टारगेट आपका 590 है, देन आपका 670 तक के टारगेट आसानी से होते नजर आएंगे आने वाले 2-3 महीनों में। एक ट्रेंड है, लग्जरी कार्स की डिमांड लगातार भारत में बढ़ रही है और सेल्स फिगर भी आ रहे हैं, और इस पर ये लग्जरी कार ब्रांड्स जो हैं वो भी अपना आउटलुक दे रही है। इस पर विस्तार से आगे भी चर्चा होगी, लेकिन इस बीच हमारे साथ हमारी टेक्निकल पैनल पर एक और एनालिस्ट राहुल शर्मा जुड़ गए, उनका स्वागत करते हैं। राहुल, हाय, गुड मॉर्निंग। सीधे आपके ट्रेडिंग आइडियाज से शुरुआत करें। बताइए, बाजार का मूड माहौल काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहा है, ऐसे में कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर, और कहाँ खरीदारी का मन बना रहे हैं? जी वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, ब्रॉडली मार्केट ने 1000 पॉइंट की रैली, निफ्टी ने 1000 पॉइंट की रैली ऑलमोस्ट दे दी है, और ये एक यूनिडायरेक्शनल मूव रहा है।
यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन नंबर शेड्यूल्ड है, मेरे हिसाब से यहाँ पर थोड़ा हल्का होना एडवाइजेबल है। 17,750 17,800 में रेजिस्टेंस है निफ्टी का स्ट्रॉन्ग, और मेरे हिसाब से इतना इजी नहीं निकलेगा रेजिस्टेंस। तो थोड़ा यहाँ पर अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशंस है, प्रॉफिट बुक कर ले, स्टॉप लॉसेस ट्रेल कर ले। मेरे हिसाब से 17,500 तक का एक छोटा डिप यहाँ पर बनना चाहिए, जो कि एक स्ट्रक्चर को एक तरह से वापस मजबूती देगा। अब कौन से वो स्टॉक्स है जहां पर हमें लगता है कि यहाँ पर मोमेंटम प्ले आउट हो सकता है? देखिए, रिवर्सल कैंडिडेट्स है केमिकल्स में दीपक नाइट्रेट का सेटअप काफी बढ़िया लगता है। इनफैक्ट स्टॉक ने लगातार पिछले ऑलमोस्ट 2 महीने से कंसोलिडेशन दिया है। ये कंसोलिडेशन तकरीबन 1800-1850 की रेंज में हुआ है, और मुझे लगता है कि अब स्टॉक तैयार है यहाँ पर एक अच्छा रिवर्सल देने के लिए। तो रिवर्सल में हमें लगता है कि तकरीबन 1900 से लेके 1950 तक के मूव्स यहाँ पर दीपक नाइट्रेट में देखने को मिल सकते हैं। F&O का काउंटर है, इसे बाय करके चला जा सकता है इन लेवल्स पर। स्टॉप लॉस लगाइए 1775 का, और मुझे लगता है कि ओवरऑल एक यहाँ पर एक अच्छा रिकवरी रिवर्सल का ट्रेड है, जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड खास करके बहुत फेवरेबल है। 2 महीने का अच्छा कंसोलिडेशन का बेस है स्टॉक के लिए। तो चलिए, ये है ट्रेडिंग आइडियाज राहुल की तरफ से, और इनफैक्ट कई सारी खबरें हैं जिस पर आज हमें फोकस रखना है। अर्निंग सीजन तो है ही जो प्ले आउट करेगा, लेकिन इसके अलावा हैवीवेट्स के साथ साथ कई सारी छोटी मझौली कंपनियां भी हैं जो कि खबरों के दम पर एक्शन में रहेंगी। आइए एक्शन स्टॉक सीधा पूजा से समझें। पूजा, आप बताइए। जी, एक्शन 5 स्टॉक्स में सबसे पहले वीनस पाइप्स पर आज नजर रखिए। यहाँ पर आशीष कचौलिया ने 750 के भाव पर 4 लाख शेयर्स की खरीदारी की है, और पहली तिमाही FY24 में क्षमता विस्तार के लिए भी काम जारी है। मैं आपको बता दें कि शेयर में एक साल में 120% से ज़्यादा की तेज़ी भी देखने को मिली है। BHEL और टीटागढ़ वैगन जैसी कंपनियां भी आज फोकस में रहेंगी। यहाँ भारतीय रेल से 80 वंदे भारत ट्रेन के लिए ऑर्डर मिला है, और 120 करोड़ प्रति ट्रेन के हिसाब से 80 ट्रेनों का ये ऑर्डर दिया। इसके अलावा इन कंपनियों को 35 साल तक वंदे भारत के रखरखाव का भी जिम्मा सौंपा है। तो आज ये 2 स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। डेल्टा कॉर्प पर नजर रखिए। कंपनी के चौथी तिमाही के नतीजे आए, जिसमें कि धीमे रेवेन्यू ग्रोथ और खर्च में बढ़ोतरी से नतीजों पर असर देखने को मिला। कैसीनो मार्जिन में सबसे ज़्यादा कमी देखने को मिली, और इसका असर आज स्टॉक में देखने को मिल सकता है। सुला विनेयार्ड्स, ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। आज कंपनी ने अपने चौथी तिमाही के और FY23 की बिक्री का अपडेट दिया, जिसमें कि इनके जो ओन ब्रांड्स हैं वहाँ पर 15% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज किया, और इसके अलावा जो वॉल्यूम्स भी है वो 1 मिलियन केसेस के पार निकल चुका है FY23 के लिए। तो काफ़ी अच्छे नंबर्स आए हैं यहाँ पर कंपनी की तरफ से। आखिर में बात करते हैं सनोफी इंडिया की। कंपनी ने अपने इंसुलिन ग्लैगाइम ब्रांड लैंटिस में के प्राइस में कटौती की है, करीब 21% की कमी की है यहाँ पर, और माना जा रहा है कि ये जो प्राइस कटौती हुई है इससे बिक्री पर इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन मुनाफे में ज़्यादा कुछ असर देखने को नहीं मिलेगा। ये NPPA की जो सीलिंग के गाइडलाइंस थे प्राइस के, उसके चलते ये कटौती कंपनी को करनी पड़ी है। तो इसका कुछ रिएक्शन आज सनोफी में देखने को मिल सकता है। तो ये तमाम स्टॉक्स आज खबरों के चलते फोकस में रहेंगे। ठीक है, सारे स्टॉक्स हैं जिस पे आप आज ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं। इसके बारे में कई स्टॉक्स के बारे में पता कर चुके हैं, और कईयों के बारे में भी और भी पता करेंगे। लेकिन हैरानी की बात है सुमित, आपको पता था एक ट्रेन बनने में कितना पैसा लगता है वंदे भारत का? पूजा बता रही 120 करोड़ रुपए लगता है। बहुत महंगी नहीं है कुछ? सर, प्रोग्रेस सही है तो बिल्कुल खर्चा करना पड़ेगा। और आप देखिए, जैसे मैं अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ, तो जो डे ट्रेन अहमदाबाद और मुंबई के बीच में चल रही है, आज की तारीख में सर किसी भी ट्रेन में आपको कंफर्म टिकट्स नहीं मिल रही है। दिन ब दिन जैसे तेजस, वंदे भारत, शताब्दी, न्यू ट्रेन इंट्रोड्यूस हो रहा है, उतना ही कंजम्पशन बढ़ रहा है। हमें लग रहा था कि इसके बेसिस पे शायद माइट भी फ्लाइट्स की टिकट्स का और भी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड आए, लेकिन नहीं, यहाँ पे ट्रेन्स का उल्टा ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है, और इसी के बेसिस पे न्यू ट्रेन्स और इंट्रोड्यूस हो रही है। मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं जो रेलवे में ही काम कर रहे हैं, तो ये लास्ट वीक ही हमारा डिस्कशन चल रहा था। तो अभी भी और जैसे बुलेट ट्रेन आ रही है, इट विल बी स्टार्टेड आई थिंक इन 2023 एंड और 2024, तो वो ट्रेन्स का भी अभी और धीरे धीरे करके चलन बढ़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि जो ट्रेंड के रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स है उसमें और भी मोमेंटम बनने आगे चल के आएगा। तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए हमें।
अच्छा, सही बात है। आपके अहमदाबाद से ही हो रही है खैर बाय द वे शुरू वो बुलेट ट्रेन, और मुंबई वालों को भी फ़ायदा मिलेगा अगले साल तक, तो काफ़ी तरक्की हो रही है। लेकिन एक ट्रेन 120 करोड़ रुपए की, मेरे को तो आज ही पता लगा अभी, मैं सोचता था 40-50 करोड़ रुपए के आसपास की ट्रेन होती होगी, 120 करोड़ रुपए की ट्रेन है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आप जरा हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज टालमे ने जो सुबह मार्केट्स पर अपना व्यू पॉइंट रखा है वो आपको वापस से सुनाते हैं। अगर आप 10 दिन पहले का सेंटिमेंट देखें और आज का सेंटिमेंट देखें तो उसके अंदर काबिल तारीफ़ की बात है, क्योंकि सेंटिमेंट काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। और पार्टिसिपेशन, सेंटिमेंट का बेंचमार्क क्या होता है? पार्टिसिपेशन। मैं हमेशा पार्टिसिपेशन देखता हूँ, अगर पार्टिसिपेशन हो रहा है तो सेंटिमेंट ज़ाहिर है चेंज हो रहा है। तो पार्टिसिपेशन आप कैसे देखते हैं? ट्रेडिंग वॉल्यूम्स देखते हैं, जो रिटेल ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, एचएनआई ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में उछाला है। मार्केट में बाउट ऑफ शॉर्ट कवरिंग हुई है, जो लोग हेज करके बैठे थे, जो लोग शॉर्ट करके बैठे थे, उन्होंने अपनी ट्रेड्स रिवर्स करी हैं। एफआई की एफएनओ में पोजीशनिंग चेंज हुई है, रिटेल की एफएनओ में पोजीशनिंग चेंज हुई है। तो कुल मिलाकर के ये बात तो पक्का है, जो हम बात वही कर रहे थे वही हो रहा है कि मार्केट एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड था। मार्केट्स के अंदर एक ट्रेडिंग बाउंस ओवरड्यू था, वो ट्रेडिंग बाउंस आ चुका है। तो दो तरीके से इस मार्केट को देखना चाहिए। एक तो आज कल परसों की बात करें, परसों तो है नहीं क्यों छुट्टी है, तो आज और कल की बात करें तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में अगर निफ्टी यहाँ से 100 पॉइंट 150 पॉइंट ऊपर जाता है तो माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग एक पोजिशनल ट्रेडर को करनी चाहिए। मगर अगर आपका व्यू एकदम शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म तो आज कल की हम बात करें, आज कल मंडे चलिए 3 दिन देख लेते हैं, मगर आप अप्रैल का अगर व्यू लेते हैं तो मुझे लगता है कि मार्केट इस समय पूरा, अगर आप 3-4 हफ्तों का व्यू लेते हैं तो मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर जो अभी उछाल है वह खत्म नहीं हुआ है। खास करके मैं टीसीएस की बात करता हूँ और इन्फोसिस की बात करता हूँ। मुझे लगता है कि इस बार अर्निंग सीजन में दोनों नतीजों के बाद जो रिएक्शन आएगा अलग अलग आएगा। टीसीएस एक महंगा शेयर है, टीसीएस इस साल गिरा नहीं है, टीसीएस महंगा शेयर है। और टीसीएस के अगर हम आंकड़े देखें तो 8 में से 10 अर्निंग सीजन में टीसीएस ने अर्निंग एक्सपेक्टेशंस को बीट नहीं करा है, डिसअपॉइंट करा है। उसके बावजूद टीसीएस 25-26 की पी मल्टीपल पे चल रहा है, बिकॉज मार्केट कंफर्ट फैक्टर डिराइव कर रहे थे। टाटा की कंपनी है, हाई मार्जिन है, हाई ग्रोथ है, संभल जाएगी, बढ़िया मैनेजमेंट है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है बिजनेस का, तो मार्केट इसको प्राइस इसके स्टॉक को प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा था। मगर टीसीएस लगातार अगर अर्निंग एस्टिमेट्स को मिस करता है तो मार्केट बोलेंगे भाई इसके अंदर कोई खास बात नहीं है, इसका पी मल्टीपल नीचे आएगा। तो मुझे लगता है कि अगर टीसीएस इस क्वार्टर में या आने वाले क्वार्टर के अंदर अच्छे नतीजे नहीं लाएगा तो उसके अंदर पी कंप्रेशन आ सकता है। इन्फोसिस की राम कहानी एकदम अलग है। इन्फोसिस के अंदर ग्रोथ है, इन्फोसिस ने गाइडेंस कम नहीं करी है, उसका जो पी मल्टीपल है वह अट्रैक्टिव है। और टीसीएस और इन्फोसिस के रिलेटिव कंपैरिजन के अंदर हालांकि मार्जिन भी डिफरेंट है, मुझे लगता है कि इन्फोसिस के अंदर अट्रैक्टिवनेस ज़्यादा है। तो टीसीएस से मामूली डिसअपॉइंटमेंट का इम्पैक्ट बड़ा आ सकता है और इन्फोसिस से मामूली सी भी सरप्राइज का इम्पैक्ट ऊपर आ सकता है। ठीक है, और राइट, तो यहाँ टीसीएस से जो नंबर्स हैं वो थोड़े से डिसअपॉइंट ज़रूर कर सकते हैं, और हम ये बात भी कर रहे हैं कि शायद ट्रेडर्स को थोड़ा सा संभल के आज टीसीएस पर एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। लेकिन इस बीच राहुल, आपकी रिकमेंडेशन भी हमें बताएं कि आप आज क्या स्टॉक्स हैं जिन्हें आय कर रहे हैं। जी देखिए, दो आइडियाज है। एक लार्ज कैप में एफ&ओ काउंटर में दीपक नाइट्रेट का सेटअप हमें काफी पसंद है, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया। और एक स्मॉल कैप आइडिया है जो एफ&ओ में है, एक्साइड इंडस्ट्रीज, काफी इंटरेस्टिंग सेटअप है। तकरीबन कल 2% लॉन्ग एडिशन हुआ है। कैश में वॉल्यूम्स, खास करके डिलीवरी क्वांटिटी जो है इनफैक्ट पूरे 2 महीने के हाई पर है और क्लियरली यहाँ पर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने मिला है मूविंग एवरेजेस में। मेरे हिसाब से ये मूव हमें तकरीबन 195 तक ले जा सकता है एक्साइड इंडस्ट्रीज में, तो एक्साइड इंडस्ट्रीज को बाय करने की राय रहेगी। 180 का स्टॉप लॉस लगाइए और मुझे लगता है कि एक अच्छा ब्रेकआउट, खास करके जो दिसंबर महीने से हमने जो करेक्शन देखा था स्टॉक में, फाइनली रिवर्स होता दिख रहा है ब्रॉडर मार्केट के साथ में, तो एक फ्रेश ब्रेकआउट है एक्साइड इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्रीज पर आपका एक व्यू रहेगा और आपने दीपक नाइट्रेट दूसरा स्टॉक बताया। ठीक है, कुछ और स्टॉक्स जिनमें कल एक अच्छे ब्रेकआउट पैटर्न थे, उनमें ट्राइडेंट और बीएलएस इंटरनेशनल भी था। स्वामित, एक बार आप इनके चार्ट चेक करके बताएंगे क्या आज भी इसमें फॉलो बाइंग के लिए प्ले करना चाहिए, बीएलएस इंटरनेशनल और साथ ही ट्राइडेंट? देखिए, ट्राइडेंट की बात करें तो पिछले जून 22 में यहाँ पे एक लो बना था जहां से स्टॉक ने बाउंस किया था, तो ये एक लेवल है जो करीबन है 32-33 की, यही एक रेजिस्टेंस का काम करेगा।
बिल्कुल कल के सेशन में काफी अच्छा एक ओपन लो फॉर्मेशन बन के कैंडल क्लोजिंग मिली थी, और आज देखेंगे तो आज भी एक छोटा सा गैप अप मिल रहा है, लेकिन ये जो 33 की लेवल है ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे मुझे मिल रहा है तो बिल्कुल यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग आप इनिशिएट कर सकते हैं। कोई अगर फ्रेश बाइंग इनिशिएट कर रहा है तो 28 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। जो पिछला स्विंग हाई था दैट वाज अराउंड 42, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं 42 लेवल्स अचीव हो सकते हैं। सो बाय अबव द 33 लेवल विद द स्टॉप लॉस ऑफ 28। BLS इंटरनेशनल में आप देखिए एक फ्लैट फॉर्मेशन का बना है और ब्रेकआउट भी कल के सेशन में आया है। आप एक छोटा सा ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए, उसका भी ब्रेकआउट आया हुआ है। तो बिल्कुल कल का जो हाई है अगर फर्स्ट आप यहाँ पे सस्टेन कर जाता है तो मुझे लग रहा है कि ये फिर से एक अपना न्यू हाई बना सकता है। तो अगर ऑलरेडी किसी के पास होल्डिंग है, आप यहाँ पे अपना एक 200 मूविंग एवरेज का 152 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अपसाइड में अगर ये न्यू हाई बना रहा है तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स के लिए होल्डिंग कीजिए। 253 विल बी द नेक्स्ट टारगेट। कल की बाजार की तेजी में निफ्टी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स ऑलमोस्ट 40 शेयर्स थे और संतोष इसमें आईटीसी, रिलायंस और JSW स्टील का नाम भी था। इन तीनों शेयरों में से आज किन के चार्ट्स आपको ज्यादा स्ट्रेंथ बिल्ड करते दिखेंगे? यस, स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर की बात करें तो आईटीसी ही है। ये कंसोलिडेशन के बाद कल इसमें फिर से मोमेंटम पिकअप होते दिखा। स्टॉक अपने 393 के रेजिस्टेंस को क्रॉस करने में कामयाब हुआ। 400 पे हालांकि एक ओआई रेजिस्टेंस जरूर है, बट मुझे लगता है वो क्रॉस होते नजर आएगा। अगर 400 के ऊपर टिकता है तो एक रैली 420 तक एक्सटेंड हो सकती है। तो आईटीसी पे ही है, सपोर्ट इसमें 390 का रहेगा। तो मेरे हिसाब से बाई साइड ही बने रहना चाहिए और कोई डिप मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। राहुल, कमोडिटी, केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल, अल्काइल, अमाइंस, नवीन फ्लोरीन जैसे स्टॉक्स में कल हमने अच्छा एक्शन देखा। ब्रेकआउट के कैंडिडेट्स भी हैं ये स्टॉक्स, और प्री ओपन में भी अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। नवीन फ्लोरिन में खास करके एक्टिविटी काफी बढ़िया थी। ऑलमोस्ट 8-9% का लॉन्ग एडिशन देखने को मिला था और काफी कंसोलिडेशन था। इनफैक्ट 2 महीने के साइडवेज मूवमेंट के बाद ये ब्रेकआउट देखने को मिला है। मेरे हिसाब से लॉन्ग लेग्स है इस मूव के। नवीन फ्लोरिन खास करके हमें यहाँ पर टेक्निकली रूप से काफी पसंद आता है। मेरे हिसाब से 4700 तक के टारगेट्स यहाँ पर इस मूव में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर बाय कीजिए। अगर इंट्राडे में डिप मिलता है तो 4400 के आसपास बाय कीजिए। 4300 का एक स्टॉप लॉस लगाइए और मुझे लगता है कि यहाँ से तकरीबन आपको 7 से 8% का अप मूव यहाँ पर नवीन फ्लोरिन में आता हुआ दिख सकता है। ओके, ठीक है। मार्केट अब 1 मिनट रह गए खोलने के लिए, तो सारी चीज़ एक बार वापस से नोटिस कर लेते हैं। आज आपको छोटा सा एक गैप मिलेगा करीब 37-38 पॉइंट का निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पे करीब 60 पॉइंट का गैप मिलने जा रहा है। ये कोई बहुत बड़े गैप्स नहीं है क्योंकि सामने रेजिस्टेंस खड़ा है। ना तो निफ्टी 17,800 के ऊपर खुल रहा है, ना ही बैंक निफ्टी 41,500 के ऊपर। स्पॉट तो की इंपॉर्टेंस खुलने के बाद और ज़्यादा पता लगे, लेकिन ठीक उससे पहले हमको लेवल्स ओपनिंग में नहीं मिल रहे हैं। ये तो है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आज आप देखेंगे तो अभी जो लेवल्स फ्रीज हुए हैं उसमें को एक भी शेयर निफ्टी का ऐसा नहीं दिख रहा कि जहाँ पे बहुत तेज मोमेंटम हो। 1% वाला तो कोई भी शेयर नहीं है। JSW स्टील है जिसके पास करीब 0.25% की बढ़त है। तो आज थोड़ा लैकलस्टर रहेगा। हालांकि हम मंथ के वीक के हिसाब से लास्ट ट्रे पे है, नंबर्स भी आ जाएंगे शाम को TCS के, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ खास एक्साइटमेंट अब नहीं दिख रहा मार्केट के अंदर, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग का काफ़ी हद तक एनर्जी मार्केट में आई हुई है। 37 पॉइंट के पहले टिक के साथ निफ्टी ने ओपन किया, 33 पॉइंट का दूसरा टिक। एडवांस डिक्लाइन काफ़ी अच्छा है, 1000 इंटू 250 का, यानी कि हर एक शेयर के मुकाबले 4 शेयर बढ़त के साथ ओपन कर रहे हैं। और ये तब है जब आप लगातार कई दिनों से, यानी कि कई दिनों से शॉर्ट कवरिंग देख पा रहे हैं। 500, 600, 700 3 दिन में ही मार्केट ने 3 लेवल्स को गेन कर लिया था, क्लोज भी किया था इसके ऊपर। लेकिन आज थोड़ा साइडवेज होकर मार्केट चलेगा। अगर आप शुरुआती नंबर्स देखें तो डिविस लैब के अंदर करीब 1% की तेजी। SBI लाइफ पे ब्रोकिंग हाउसेस की एक रिपोर्ट आई थी, वहाँ पे करीब आधे % तक तेजी है। JSW स्टील, ग्रासिम, ये कुछ एक और शेयर है जहाँ पे आधा % ये शेयर आपको चल रहे हैं। जैसे आपको मैं शुरुआत में भी कह रहा था ना, मोमेंटम मेरे को थोड़ा कम दिख रहा है मार्केट के अंदर। आज लीडरशिप वाले काउंटर्स भी आप चेक करोगे ना, पहले 5-7 में से वो आपको अवेलेबल नहीं होंगे। जैसे कि आज शुरुआत के पहले 10 काउंटर में L&T नहीं है, पहले 10 काउंटर में TCS नहीं है, इन्फोसिस नहीं है, HDFC नहीं है, HDFC बैंक है सिर्फ। इसके अलावा ज़्यादा बड़े काउंटर्स आपको अवेलेबल नहीं हो रहे हैं। इसलिए मार्केट थोड़ा साइडवेज टू, जिसे कहना है, जिसे प्रॉफिट बुकिंग करनी है भाई कर लो, भाई आपको रुकना है भाई रुक जाते हैं।
वैसे वाला है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, इस समय वाला मार्केट है ये। ना हम बुल्स के ग्रिप में आ रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग से, ना ही बियर्स के ग्रिप में। एक पूरा फेज है जो मार्केट ने कंप्लीट किया हुआ है। आते हैं वीक काउंटर्स पे, बजाज, इंडसन, एनटीपीसी, कोटक महिंद्रा बैंक, इन सब में जो गिरावट है वो भी 1.25% की है। अब अपनी स्क्रीन जो इस समय हीट मैप लगा हुआ है, डिविस को छोड़ दो, कोई भी शेयर आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो 1% से ज्यादा टूटा हुआ हो, 1% से ऊपर हो। इसलिए इंडाइसिस पहले हो सकता आधा पौना घंटा आपको इसी रेंज में रहते हुए दिखे, उसके बाद धीरे धीरे करके पोजीशंस बनेगी। मेरे को एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, वो है एडवांस डिक्लाइन। मार्केट का जो डीप रूटेड है, यानी कि जो मार्केट के आप डाउनटाउन जाके देखेंगे ना, तो वो स्ट्रांग हुआ है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और मैंने सुबह भी आपको बताया था कि रिटेल के हाथ से माल निकल के एफआईज के हाथ में जा रहा है, जो कि स्ट्रांग एक साइन दिखाता है। 58% की लॉन्ग होल्डिंग 53 हुई और उनकी 9% की लॉन्ग होल्डिंग 28% हुई। ये जो चर्निंग हुई है ना, ये बहुत काम की हुई है। आप प्रियंका आपको बता रही है मिड कैप शेयर्स के अंदर इस समय की पोजीशंस क्या है। बिल्कुल, मिड कैप में देखिए जहाँ न्यूज़ का इम्पैक्ट है वो क्लियरली है। आपके जो बिगेस्ट गेनर्स है उसमें बीएचईएल जैसे काउंटर्स यहाँ क्योंकि ऑर्डर विन है, आप 2% तक का इम्पैक्ट वहाँ देख रहे हैं। जुबिलेंट फूडवर्क सेकंड टॉप गेनर है, वहाँ पर सिटी की एक बुलिश रिपोर्ट आई है और जुबिलेंट फूडवर्क काफ़ी हैमर्ड हुआ है पीछे इस रिपोर्ट में। इनफैक्ट बुलिश कमेंट्री है और जिसका इम्पैक्ट आप स्टॉक पर देख रहे हैं। तीसरा जो स्टॉक जो गेनर है मिड कैप में वो नवीन फ्लोरीन है। कल भी इसमें मूव थी क्योंकि इनका एक इन्वेस्टर डे ये होस्ट कर रहे हैं, उसके कंक्लूड्स भी लेकर आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल कल भी ये 4% तेज था, आज भी आपको 1% की तेजी यहाँ दिख रही है। कुछ प्रिफर्ड बेट्स की बात हो रही है, उनमें टीवीएस मोटर जैसे स्टॉक्स हुए जो बड़े ब्रोकरेज हाउस के रडार पे आप, और इसमें भी मूवमेंट देख रहे हैं। कल डालमिया भारत हम क्लोजिंग में भी बात कर रहे थे, इनफैक्ट बीटीएसटी था ये तो कल हमारे शो में ध्वनि का, वहां पर भी आपको एक मूव दिख रही है। दूसरे जो स्टॉक्स हैं उसमें ट्राइडेंट आज फिर से तेज है, 2.5% तक की मूव यहाँ पर है। और एनर्जी काउंट्स में जेएसडब्ल्यू एनर्जी में मूव है और इनफैक्ट मेटल पैक में कल लास्ट आवर में भी एक मूव दिखी थी। सारे स्टील काउंटर्स में आपको सेल में भी इस वक्त तेजी दिखाई दे रही है। टाटा कंज्यूमर में भी आपको एक मूव दिख रही है। एट द सेम टाइम कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें अभी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है? पीएफसी पे प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, पॉलीकैप काफ़ी चलने के बाद वहाँ प्रॉफिट बुकिंग है, प्रेस्टीज में लगभग 1% की प्रॉफिट बुक दिख रहा है और साथ ही कुछ काउंटर्स फ्रॉम हेल्थ केयर सेगमेंट लाइक मैक्स हेल्थ केयर। टॉरेंट पावर भी काफ़ी चला था पीछे, वहाँ पर भी आपको 1% की प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। तो आज रियल एस्टेट स्पेस में जहाँ अच्छी मूव्स दिखी हैं वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। कुछ पावर फाइनेंसर्स में आपको प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है और कुछ काउंटर्स लाइक जिनमें मूव है पॉलीकैप जैसे, आईटी के एलटीटीएस जैसे काउंटर्स, वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। तो ये मिड कैप से मेजर कंक्लूड्स। एब्सोल्युटली मजबूत शुरुआत तो कहेंगे बाजार के, हालांकि कल के जो मजबूती के लेवल्स थे उन्हीं को टिका कर रखा है बाजार ने। इसके पीछे की वजह भी है, नतीजे हैं 3 जो कि हम आए करने वाले हैं। टीसीएस इन्फोसिस पर नजर है और साथ ही एचडीएफसी बैंक के नतीजे भी आने वाले हैं और इन नतीजों को मार्केट को डाइजेस्ट करना है। और आपको बता दें कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने 17,500, 17,600 और 17,700 के लेवल्स को पार किया है। तो क्लियरली ओवरबॉट है, पॉजिटिविटी आ चुकी है और इसलिए हम कह रहे हैं कि हर लेवल पर रिटेलर्स जो हैं प्रॉफिट बुकिंग का मौका ना छोड़ें। चलिए हमारे एक्सपर्ट से जुड़ते हैं, उनसे समझते हैं मार्केट की ओपनिंग वो कैसे देख रहे हैं। संतोष, विल स्टार्ट विथ यू, कैसे देख रहे हैं बाजार की शुरुआत को और कौन से स्टॉक्स हैं इन दी ओपनिंग आपके रेडार में? यस, इंडेक्स में तो सुस्त नजर आ रहे हैं और आज शायद ऐसा ही दिन रह सकता है बिकॉज मार्केट वेट एंड वॉच मूड में है इन्फ्लेशन नंबर का। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम अच्छा देखने को मिल रहा है, स्पेशली केमिकल स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। पीआई इंडस्ट्री, नवीन फ्लोरिन में भी कल अच्छी तेजी थी, तो आज भी तेजी जारी है। तो मुझे लगता है कि इन स्टॉक्स पर नजर रखना चाहिए। नवीन फ्लोरिन में एक ब्रेकआउट आया है जो इमीडिएट टारगेट नजर आता है 4,625 तक के नजर आ रहे हैं, मतलब 100 रुपये की अपसाइड और देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पीआई इंडस्ट्री भी एक काउंटर ऐसा है जो एक डबल बॉटम बनाकर चलने को तैयार है। यहाँ पर 3150 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा 3075 का। तो आज केमिकल स्टॉक्स पर फोकस रखना चाहिए। केमिकल स्टॉक में फोकस है और अगर केमिकल स्टॉक्स पर ही फोकस है तो टाटा केमिकल्स का जिक्र भी होना चाहिए क्योंकि शार्प अप मूव। सुमित, टाटा केमिकल्स 1019 के लेवल्स पर सुमित एक शार्प अपटिक बाजार खुलने के साथ ही केमिकल स्टॉक्स में और इन पर्टिकुलर हैवी वेट टाटा केमिकल्स में। देखिए टाटा केमिकल्स का अगर आप चार्ट देखेंगे तो काफी अच्छा एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया हुआ है, सस्टेन कर रहा है और कंटिन्यू बैक टू बैक 3 जो कैंडल्स बनी हुई है काफी अच्छी मोमेंटम कैंडल्स हैं। तो बिल्कुल ये मोमेंटम और भी अच्छा रहेगा। कल के सेशन में आप देखिए 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग मिला हुआ है
तो बिल्कुल यहाँ पे आप अभी भी अभी भी आप इसको कंटिन्यू रखिए अपने पास, और फ्रेश बाइंग का भी मौका आप देख सकते हैं। जो एक छोटा सा हर्डल मुझे दिख रहा है वो है करीबन 1050 के नियर बाय, तो 1050 पे आप एक प्रॉफिट बुकिंग का ध्यान रखिए। अगर रिजेक्शन मिल रहा है तो एग्जिट होइए, अदरवाइज यू कैन कंटिन्यू। अगर किसी के पास ऑलरेडी होल्डिंग है 984 विल बी द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। एक दो शेयर और पकड़ते हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत मोमेंटम आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा होगा। टाटा स्टील को भी चेक किया जा सकता है। स्टील काउंटर्स पे आपको पता है मूवमेंट है। कल शाम को जाते आते एक खबर भी हमने आपको बताई थी कि इनको अपने जो माइंस है उसको अच्छे से ऑपरेट करना होगा। एक बार आप चेक करेंगे संतोष, टाटा स्टील स्टॉक्स में एक मोमेंटम देखने को मिला था, बाकी फिर से एक रेजिस्टेंस के आसपास आ गए, तो ये 109 रुपए से 110 के बीच में इसको रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना चाहूँगा खरीदारी के लिए। 110 के ऊपर टिकेगा तभी मैं बाइंग के मौके ढूंढूंगा। बेटर है इनको अवॉइड करें, दूसरे काउंटर्स में अच्छे मोमेंटम बना हुआ है। शुरुआत में अगर आप देखेंगे ना तो बैंक निफ्टी में उतना स्ट्रेंथ नहीं आ रहा जितना निफ्टी के अंदर है। हालांकि दोनों में ही कुछ नहीं है एथिकली देखा जाए तो, क्योंकि वॉल्यूम बेस्ड नहीं है, हल्का मार्केट है। हमने आपको ओआई की बेसिस पे ये चीज़ क्लियर की हुई है। तो इसलिए इंडाइसिस को छोड़ के ना आज का दिन स्टॉक्स के लिए ज़्यादा अच्छा है। इंडाइसिस में रहोगे ना आज पैसा नहीं बनेगा ज़्यादा, आज स्टॉक्स पकड़ने का दिन है। पॉलीकैब एक और शेयर है। राहुल सर एक बार जरा पॉलीकैब आप चेक करना। आज हमारे एक मेहमान की कॉल में भी था सुमित जी की, वो कह रहे थे पॉलीकैब चलेगा। आपको भी लगता है चलेगा सर पॉलीकैब? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए पॉलीकैब का सेटअप काफी बढ़िया है। इनफैक्ट स्टॉक ने एक हायर हाई लो का सेटअप जो है वो बहुत ही बखूबी बनाया है। 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और अच्छी बात यह है कि पिछले 3-4 सेशन में वॉल्यूम्स एक्सपेंशन हुए हैं यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से पॉलीकैब में तकरीबन आपको 3125 तक के लेवल्स, यानी कि तकरीबन 100 पॉइंट की अपसाइड शॉर्ट टर्म में, और अगर आप इसे पोजिशनल रखते हैं तो मेरे हिसाब से 3200 तक के लेवल्स आपको पॉलीकैब में देखने को मिल सकते हैं। ध्यान और रुझान दोनों पॉजिटिव है। 2975 का स्टॉप लॉस रखें, यानी कि 50 पॉइंट के नीचे में स्टॉप लॉस रहेगा, और तकरीबन 100 पॉइंट का एक इमीडिएट टारगेट यहां पर देखने को मिल सकता है। ओके, दिवस लैब पे इस वक्त टॉप गेनर है और लगभग 4-4.5% का मूव है। कुछ स्टॉक्स हैं जो डिफेंसिव स्टॉक्स हैं लेकिन फिर भी लगातार चल रहे हैं। डिविस, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा। सो जाहिर तौर पर नंबर्स का भी एक बाजार कहीं ना कहीं ने फैक्टर इन करना है इनके अर्निंग्स को। साथ ही दूसरे जहां डाउनसाइड अर्निंग्स का कुशन लगता है वो ITC, HCL जैसे काउंटर्स हुए जिनको भी बाजार वैल्यू दे रहा है इस वक्त। जो दूसरे मूव्स हैं, क्या संतोष बजाज ट्विंस जो एक बार के लिए अच्छी मूव बिजनेस अपडेट के बाद आई, फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई, क्या वहां पर फिर से ट्रेडिंग का बाउंस देखना चाहिए या फिर अभी चार्ट पर इतनी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही? तो इसने एक बॉटम बहुत अच्छा बनाया था 5500 के आसपास और बाउंस बैक दिखाया था, लेकिन ऊपर 6000 का जो इसका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एरिया था और 50 दिन का मूविंग एवरेज था, वहाँ इसने पॉज लिया है। बट अगर ये क्लोजर टू 5750 550-700 के बीच में मिले तो वो एक रेंज बहुत अच्छी रहेगी बाइंग के लिए। वो 20 डे मूविंग एवरेज का एरिया है, तो व्यू बाइंग का ही है, बट थोड़ा सा डिप और आ सकता है तो और अच्छा रहेगा आपके लिए, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा। और जैसे ही 6000 का लेवल निकालेगा हमको एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है इस काउंटर में। ओके, बाजार को खुलने के बाद जहां तेजी आई है और लार्ज कैप में, हालांकि जो फर्स्ट बाउट दिखा था वो आपको मिड कैप स्टॉक्स में ज्यादा दिखा था। अब कई सारे इंडेक्स काउंटर्स भी ऊपर आ रहे हैं। इनफैक्ट रिलायंस में पिछले कुछ मिनटों में तेजी है और डिविस लैब तो तेज होकर 4% हुआ है। कोल इंडिया में मूव निकल कर आई है और आपको HDFC बैंक में भी तेजी दिख रही है। ये दो हैवीवेट्स, रिलायंस या HDFC बैंक, दोनों में से कौन सा ज्यादा यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकता है तेजी का? राहुल, आपको ट्रेड लेना होगा, आप क्या चूज करेंगे? ये रिलायंस का सेटअप ज्यादा अट्रैक्टिव है, जूसी है, क्योंकि देखिए तकरीबन आज 6वां सेशन है, स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है 50 पॉइंट के, और साथ ही में 2354 के ऊपर स्पॉट में यहाँ पर एक ब्रेकआउट आएगा। तो मेरे ख्याल से 2400 का अटेम्प्ट रिलायंस में यहाँ पर हो सकता है। रिलायंस को बाय करने की राय रहेगी। 2320 का स्टॉप लॉस लगाए, और रिलायंस में क्लियरली एक ब्रेकआउट है जो जहां पे इंट्राडे में भी एक अच्छा अट्रैक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाजार खुलने के साथ ही काफी चॉइस बेस्ड ट्रेंड दिखा रहा है, जहां पर हम देख रहे हैं कंजम्पशन थीम चल रही है, डिफेंसिव थीम चल रही है, और साथ ही सीमेंट प्लेस भी अगर आप देखेंगे कुछ हद तक हैवीवेट अल्ट्राटेक ग्रासिम के स्टॉक्स में भी एक अच्छा मूव, करीब आधे से 1% की तेजी नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच अगर आप देखें, कल जो सेक्टर परफॉर्म कर रहा था रियल एस्टेट, वो आज चल नहीं रहा है। और साथ ही मेटल पैक, संतोष स्टॉक मेटल सेक्टर को देखें, टाटा स्टील, हिंडाल्को, JSW स्टील स्ट्रेट सेकंड टू थर्ड कॉन्जिक्यूटिव सेशंस, जबकि इन स्टॉक्स में एक हरे निशान के साथ खरीदारी का मूव दिख रहा है। क्या ये खरीदारी पर भरोसा किया जाए?
जैसे डिस्कस किया कि मेटल स्टॉक्स में एक अच्छा बाउंस बैक देखा, लेकिन ये अभी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आ गए हैं, तो यहाँ पर इनमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का रिस्क बन रहा है। तो मेरे हिसाब से आज का दिन थोड़ा सा वेट करें। अगर आज के दिन भी ये अपने रेजिस्टेंस के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर खरीदारी के मौके ढूंढना चाहिए। जैसे JSW स्टील 720 का हर्डल है, टाटा स्टील 110 का हर्डल है, इन लेवल्स के ऊपर टिकते हैं तो फिर हमको बाइंग के मौके ढूंढना चाहिए, वरना यहाँ थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का रिस्क बनता है। ठीक है, खरीदारी है ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करें, वॉच लिस्ट में रखें इन स्टॉक्स को, ये राय रहेगी। केबल्स, इलेक्ट्रिकल्स, हैवेल्स स्टॉक करीब 1% तक की तेज़ी, निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी में स्टॉक परफॉर्म करता हुआ। राहुल, हैवेल्स पर कोई राय होगी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हैवेल्स का जो सेटअप है यहाँ पर क्लियरली एक ब्रॉड रेंज में स्टॉक चल रहा है और अभी भी मेरे हिसाब से आई वुड से वुड्स में से बाहर नहीं निकला है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं स्किप करना चाहूंगा। इनफैक्ट जो रिलेटिवली अच्छे सेटअप से जो ब्रेकआउट यहाँ पर अच्छे दिख रहे हैं वहां पर फोकस रहेगा। हमारा टॉपिक यहाँ पे रहेगा कोल इंडिया। कोल इंडिया ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिला है। मेरे हिसाब से ये ब्रेकआउट हमें 240 तक मूव कर सकता है। कोल इंडिया में तकरीबन 15 नवंबर के बाद एक गैप है डेली चार्ट्स पर जो फिल होता हुआ दिख रहा है, तो कोल इंडिया को बाय करने की राय रहेगी। 220 का स्टॉप लॉस लगाइए और तकरीबन 240 तक के टारगेट्स मुझे लगता है आने वाले 5 से 10 सेशन में कोल इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। राहुल जी, आप हमारे शेयर उठा लेते हो? आपसे मैं कोल इंडिया पता करने वाला था, आपने पहले ही बता दिया कोल इंडिया के बारे में। अब बताइए, फिर एक नया शेयर मेरे को ढूंढना पड़ेगा आपके लिए, और आपसे तो पूछते समय हमको थोड़ा वैसे भी गंभीर होना पड़ता है क्योंकि स्टडी बहुत ज़बरदस्त है शेयर्स पे। अच्छा, एक काम करो फिर राहुल जी, एक शेयर आप बताओ जरा, टाटा एलेक्सी। ये गुमशुदा शेयर हो गया। ये पहले सबसे ज़्यादा इसके बारे में चर्चा होती थी, आजकल एक गुम वाली कैटेगरी के अंदर है टाटा एलेक्सी। जरा देख के बताइए, वापस से लोगों की नज़रों में आने वाला है? देखिए डिम्पी जी, मेरा तो सिंपल लॉजिक है, केपीआई तो हमारी राय रहेगी कि आप यहाँ पर शिफ्ट कर ले। देखिए टेक्निकली दोनों के रेशियो चार्ट्स में एक रिवर्सल है और खास करके लास्ट 3 सेशन में जो वॉल्यूम एक्सपेंशन हुआ है क्लियरली बता रहा है कि यहाँ पर एक रिवर्सल ऑन द कार्ड्स है। तो एज एन इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से आपको तकरीबन 10 से 12% इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म में, और अगर आप इसे लगते भी है 6-12 महीने के व्यू के हिसाब से, तो मेरे हिसाब से 8,000 रुपए का स्टॉक है। तो डिलीवरी में मेरे हिसाब से बाय करने की राय रहेगी। टेक्निकली मुझे लगता है कि तकरीबन 6,600 तक के टारगेट्स आपको शॉर्ट टर्म में यहाँ पर बनते हुए दिख सकते हैं। ठीक है निमेश, एक ना, क्योंकि अभी आपको पता ही है कि बच्चों की छुट्टियां हो जाएंगी, गर्मियों की छुट्टियां आ जाएंगी, और इससे ठीक पहले इस बार टूरिज्म में काफ़ी बज़ देखने को मिल रहा है। सभी होटल्स एक्सपेंड कर रहे हैं, बार बार रुक रुक के रिपोर्ट आती है। एक बार जरा महिंद्रा हॉलीडे दिखाइए, एक ब्रेकआउट का कैंडिडेट भी है ये। मेरे को ना आपसे 3 शेयर मैंने आपके सामने रखता हूँ, आप घूमने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बताने के लिए भी। हाँ, लेमन ट्री, ITC या महिंद्रा हॉलीडे, क्या चाहिए सर? बोलिए, जो आपको चाहिए वो मिलेगा, बताइए कौन सा शेयर आपको ठीक लग रहा है। देखिए, अगर हम लोग नेटवर्क की रीच के हिसाब से बात करें तो डेफिनेटली महिंद्रा हॉलीडेज जो है वो बेटर रहेगा, क्योंकि कंपनी का जो भी एक्सपेंशन है वो काफी बढ़िया है कंपेयर टू अदर 2 थिंग। महिंद्रा हॉलीडेज के अंदर काफी टाइम से अगर हम लोग देखें तो कंपनी के ग्रोथ के लिहाज से वो स्ट्रगल कर रही है, और मेनली कंपनी के जो पिछले क्वार्टर के रिजल्ट आए थे वो रिजल्ट मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आए थे। बट ठीक है, वेकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ले सकते हैं तो मुझे लग रहा है कि महिंद्रा हॉलीडेज जो है वो आप 3 चॉइस में से अगर पसंद करना चाहते हैं तो महिंद्रा हॉलीडेज में रखूंगा। बाकी अदरवाइज मेरे जो फेवरेट पिक है वो इंडियन होटल्स है, और मुझे लगता है कि यहाँ और भी स्पेस है आगे बढ़ने की इंडियन होटल्स के अंदर। करंट प्राइस 325 के लिहाज से मुझे एक मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि 420-450 के टारगेट प्राइस हम लोग इंडियन बैंक के अगले आने वाले 1 से 2 साल के अंदर लिहाज से रख सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट। महिंद्रा हॉलीडेज के नंबर्स भी हैं, आप तो खैर अर्निंग्स का भी ट्रिगर स्टॉक्स पर रहेगा, लेकिन इस बीच बैंक निफ्टी ने जो बढ़त ओपनिंग पे बनाई थी वो ज़रूर गंवा दी है। इस वक्त फ्लैट
ट्रेड कर रहे हैं बैंक निफ्टी का इंडेक्स, लेकिन निफ्टी पर स्ट्रेंथ आपको बनी हुई है और वो बनी हुई है मेजरली बिकॉज ऑफ रिलायंस इस वक्त आप देखें तो अच्छी तेजी के साथ है। अभी राहुल भी इस पर व्यू दे रहे थे कि 2400 तक के लेवल्स आप रिलायंस पर देख सकते हैं। 1% की तेजी रिलायंस पर देखने को मिल रही है। अडानी स्टॉक्स में भी अच्छी मूव है और दूसरे सेट ऑफ न्यूज़ जो आपको मूव दिख रही है वो कंजम्पशन स्टॉक्स में है। टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स हों और साथ ही फार्मा जैसे स्टॉक्स में। संतोष, टाटा कंज्यूमर पर क्या राय रहेगी? इसको क्या यहाँ से प्लस कर सकते हैं? टाटा कंज्यूमर्स की बात करें तो ये स्टॉक एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मोमेंटम नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है एज ए पोजिशनल ट्रेडर। अगर एज ए शॉर्ट टर्म ट्रेड लेते हैं तो 715 का स्टॉप लॉस बनता है आपका, ऊपर में 735 745 के टारगेट लेवल रहेंगे। और पोजिशनल ट्रेडर है तो 690 का वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है, ऊपर में 770 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। ऐसे कुछ और कंजम्पशन स्टॉक्स क्या सुमित? आईटीसी, टाइटन अच्छा चल रहे हैं ये स्टॉक्स, इनमें क्या मूव आगे भी कंटिन्यू रह सकती है? आईटीसी को तो खैर हमने डिस्कस किया, अब एक बार टाइटन पर भी बताया रहा है आपने। देखिए, टाइटन में कल क्या जो कैंडल बना था वो टाइप ऑफ इन्वर्टेड हैमर बना था, जो एक नेगेटिव साइन होती है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे बेरिशनेस आएगी वो आएगी 2560 के नीचे। टिल द टाइम आप इसका बाइंग होल्ड कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश एंट्री के लिए मैं वेट करूंगा। देखिए, कल और परसों के सेशन में 2 बार सेम लेवल से रिजेक्शन मिला है, जो है करीबन 2600। तो 2600 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर किसी को फ्रेश इनिशिएट करना है तो वेट कीजिए 2600 के लेवल सस्टेन होने के लिए, अदरवाइज यहाँ से ये प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी दिखा सकता है। तो मेरे 2 लेवल्स रहेंगे, अपसाइड में 2600 और डाउनसाइड में आपका स्टॉप लॉस रहेगा 2560। अपसाइड के लेवल्स और डाउनसाइड का स्टॉप लॉस इस वक्त सुमित की तरफ से टाइटन के स्टॉक में हम देख रहे हैं एक अप मूव, हल्की सी सही लेकिन खरीदारी। निमेश, एक साइडवेज सेक्टर आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे, पाइप सेक्टर, और रहा नहीं जा रहा ये सेक्टर फंडामेंटली डिस्कस करने से, क्योंकि इस सेक्टर में अच्छा एक्शन दिख रहा है। हरिओम पाइप्स, वीनस पाइप्स, प्रिंस पाइप्स, ये सारे के सारे स्टॉक्स को स्क्रीन पर लेकर आएंगे। अच्छी खासी मजबूती, करीब 4 से 5% की तेजी पाइप सेक्टर के लिए। ट्रिगर ये है कि क्षमता विस्तार पिछले साल भी हुई है और Q1 FY24 में भी बिजनेस एक्सपेंशन को लेकर कंपनियां काफी हद तक फोकस में हैं। इनफैक्ट वीनस पाइप के लिए आज ही एक खबर भी आई है, आशीष कचोलिया ने 750 के दाम पर करीब 4 लाख शेयरों की खरीदारी की है। तो क्लियरली जहां पर बिग बाइंग या बिग बुल बाइंग होती हुई दिख रही है, ये सेक्टर के लिए पॉजिटिव तो काफी है। कैसे देखा जाए, क्या नुआंसेस, क्या रैशनल है इस सेक्टर के? देखिए, अगर मानसी लास्ट ईयर देखें तो कंपनी को काफी जो दिक्कत आई थी वो हायर रॉ मटेरियल प्राइस की वजह से आई थी। जो कमोडिटी के प्राइस हायर थे उसकी वजह से कंपनी के मार्जिन जो है कंप्रेस हुए थे। अब ये साल कमोडिटी के प्राइस के अंदर भी कटौती हुई है और सेकंड थिंग हम इकोनॉमी में भी एक्सपांशन देख रहे हैं। तो बट ऑब्वियसली सिनारियो है वो पॉजिटिव साइड है। मुझे लगता है कि ऑल ओवर अगर देखा जाए तो प्रिंस पाइप की आपने बात की, प्रिंस पाइप के अंदर पिछले क्वार्टर के जो रिजल्ट आए थे वो ठीक ठाक आए थे, बट मेजर नेगेटिविटी है ऑलरेडी ये प्राइस के अंदर फैक्टरिंग हो चुकी है। अगर रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी ने बढ़िया तरीके से जो है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है वो मोर देन 21% का है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो मोर देन 27% का है। तो मुझे लग रहा है कि प्रिंस पाइप यहाँ से एक अच्छा बेट बन सकता है एक लॉन्ग टर्म लिहाज से, और जिस तरह से करंट लेवल से ट्रेड कर रहा है यहाँ से डाउनसाइड हम लोग एक लिमिटेड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में अंदर प्रिंस पाइप के अंदर एक अच्छा अपमूव अराउंड 850 to 900 का अपमूव देखने को मिल सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। एक एक्सक्लूसिव खबर नियोजन केमिकल्स को लेकर अजय हम तक लेकर आ रहे हैं। हमारे सोर्सेज ने बताया हमें कि एक बहुत बड़ी जापानीज कंपनी है, $multi-billion जापानीज कंपनी है, जो ईवी इलेक्ट्रोड्स मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नियोजन के साथ करेगी। नियोजन को PLI का बेनिफिट भी मिलेगा और PLI के अंतर्गत ईवी इलेक्ट्रोड्स मैन्युफैक्चरिंग यहाँ नियोजन केमिकल इंडिया में स्टार्ट करने वाली है। ट्रेड में नियोजन केमिकल आज दिन भर में एक फोकस में रहने वाला है। एक खबर आई थी नियोजन केमिकल्स को लेकर, उन्होंने काफ़ी बड़ा एक करार किया है जापान की कंपनी के साथ और लगातार बढ़िया तेज़ी देखी है। और ये खबर हमने आपको पहले ही दी थी, सबसे पहले टीम स्वदेश ने आपको खबर दी थी और जिन्होंने उस खबर पर भरोसा करके ट्रेड लिया होगा निश्चित तौर पर उनको फायदा हो रहा होगा।
अभी जिस स्टॉक का जिक्र आपने सुना, नियोजन केमिकल्स, इससे जुड़ी ये खबर 10 तारीख को पहली बार ईटी नाउ स्वदेश के माध्यम से आपको मिली थी। बाजार खुलने के साथ साथ अजय शर्मा हमारे सहयोगी ने नियोजन केमिकल्स की प्रेस मीट में जापानीज कंपनी के साथ करार होने की संभावनाओं की खबर दी थी और ईटी नाउ स्वदेश की इस खबर में प्रेस मीट में पुष्टि होती हुई दिखी और इसके ठीक साथ साथ नियोजन केमिकल के स्टॉक में बढ़िया जबरदस्त मजबूत ट्रेंड उस दिन उस खबर के साथ साथ ही देखने को मिला। तो ईटी नाउ स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर पर लगी मोहर और इस खबर के बाद स्टॉक प्राइस में ऑलमोस्ट 28% यानी कि करीब 30% के अपमूव दिखे हैं और इस स्टॉक में आज भी हम देख रहे हैं एक शार्प अपटिक। संतोष, केमिकल स्टॉक्स का जिक्र थोड़ी देर पहले हमने किया, सारे स्टॉक्स हम डिस्कस भी कर रहे थे। ईटी नाउ स्वदेश की इस एक्सक्लूसिव खबर के साथ साथ नियोजन केमिकल के स्टॉक में धुआंधार तेजी दिन प्रतिदिन दिख रही है, कैसे देखेंगे? इस स्टॉक की बात करें तो बहुत सारे केमिकल स्टॉक्स की बात में यही मोमेंटम देखने को मिल रहा है। कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आ रहा है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर है। इसमें जो ब्रेकआउट आया अच्छे वॉल्यूम के साथ आया है, मुझे लगता है मोमेंटम जारी रह सकता है। हो सकता है एक बड़ी तेजी के बाद छोटा मोटा कंसोलिडेशन देखने को मिले, बट हर कंसोलिडेशन में खरीदारी के मौके ढूंढना चाहिए क्योंकि ये अपने जो पुराने स्विंग हाई थे जो करीबन 1900 के आसपास के थे वो आसानी से अचीव करते नजर आएगा, शायद उससे भी हाई लेवल देखने को मिल सकते हैं। बस अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलिए। आप जो आपका स्टॉप लॉस बनता है पोजिशनल बेसिस पे वो बनता है 1490 का। चलिए, नियोजन केमिकल्स में तेजी का ट्रेंड बिल्कुल जारी है और स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस ईटी नाउ स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर के अच्छा गेन किया है वापस से और अपने एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल, वो नंबर भी बहुत इजी है याद रखना, 17777 17,777 नंबर जिसके आसपास अभी मार्केट चल रहा है। ये इसका मेक ब्रेक नंबर भी है, आपने कई बार सुना होगा। 12 बजे के शो में तो इसको हम अच्छे से डिस्कस भी करते हैं। ये 50 पॉइंट की तेज़ी के साथ उसी लेवल को क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है 17,800 के आसपास। लेकिन कल और एक दिन पहले जब IMD और स्काईमेट ने ये बयान दिया कि 94% यानी कि बिलो नॉर्मल, 96% दैट मीन्स नॉर्मल बारिश होगी, तो एकाएक FMCG सेक्टर हिलने डुलने लग गया। कल का सबसे तेजी से चलने वाला सेक्टर बना वो था FMCG। आज ये गति नहीं पकड़ रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? FMCG की पूरी कहानी क्या है? ये मॉनसून से इसका कनेक्शन क्या है? ग्रामीण भारत से इसका कनेक्शन क्या है? ये सब चीज़ आज हम समझने की कोशिश करते हैं और इसीलिए हम खास चर्चा लेके आए। कौस्तुभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे एक बार ज़रा आइडिया लेते हैं कि इस समय ये जो IMD का बयान आया है FMCG के लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है। कौस्तुभ, बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आज आपने जो समय दिया। 96% जो IMD कह रहा है कि बारिश रहेगी ये नॉर्मल है, 98 पे अच्छी होती है, 94 पे खराब। आप FMCG के लिए इसको कितना बड़ा ट्रिगर मानते हैं? देखिए, अगर मॉनसून नॉर्मल होते हैं ना तो वो FMCG के लिए बहुत अच्छा ट्रिगर है, बिकॉज रूरल डिमांड जो, अगर हम रूरल डिमांड की बात करेंगे, पिछले 1 साल से रूरल डिमांड में काफ़ी स्लो डाउन था, बिकॉज इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट हाई था और जो सेंटीमेंट्स थे वो काफी बिखरे हुए थे, उसके कारण रूरल पे इम्पैक्ट हुआ। तो एक्सपेक्टेशन था कि रबी क्रॉप से थोड़ा बहुत रूरल डिमांड में इम्प्रूवमेंट होगा। हालांकि Q4 में भी अगर हम बात करेंगे जो नंबर्स एक्सपेक्टेड है उसमें भी FMCG सेक्टर का ग्रोथ जो है, वॉल्यूम ग्रोथ, वो म्यूटेड एक्सपेक्टेड है, बिकॉज रूरल डिमांड में अभी भी जो एक्सपेक्टेशन था कि इम्प्रूवमेंट होगा वो नहीं हुआ है। ओके, अगर मॉनसून अच्छा होता है और खरीफ प्रोडक्शन अच्छा होता है तो उसके कारण थोड़ा बहुत सेंटीमेंट्स इंप्रूव हो सकता है फॉर रूरल डिमांड, विच इज वन ऑफ द की फैक्टर, बिकॉज 25 to 30% ऑफ काफी सारे FMCG कंपनीज के रेवेन्यूज अभी भी रूरल मार्केट से आ रहे हैं, कुछ कंपनीज के लिए उससे भी ज्यादा है। तो अगर मॉनसून अच्छा रहता है, खरीफ प्रोडक्शन अच्छा रहता है तो आपका सेंटीमेंट्स इंप्रूव हो जाएगा और रूरल कंजम्पशन भी इंप्रूव हो जाएगा। सो दैट विल प्ले अ मेजर रोल in FY22 नंबर्स, क्योंकि Q2 Q3 में अगर रूरल डिमांड इंप्रूव होती है तो Q2 Q3 के नंबर्स हमें थोड़े बहुत बेटर दिख सकते हैं। सो इसलिए मॉनसून विल प्ले अ मेजर रोल। इनिशियल डेज है, IMD का प्रेडिक्शन जो है वो मई में और एक प्रेडिक्शन आएगा और आई थिंक मॉनसून सीजन के पहले भी और एक प्रेडिक्शन आएगा। अगर लगातार प्रेडिक्शन नॉर्मल मॉनसून का रहता है तो आई थिंक सेंटीमेंट्स में काफी इंप्रूवमेंट आ सकता है। ऑन अ सेकेंड हैंड, इवन अगर मॉनसून अच्छा रहता है तो इन्फ्लेशन पे भी थोड़ा बहुत, एग्री इन्फ्लेशन पे भी थोड़ा बहुत उसका फायदा होता है और जिसके जरिए जो कंज्यूमर पॉकेट्स है या कंज्यूमर्स
जो वॉलेट है उसमें काफी सारे डिसीजंस, परचेसिंग डिसीजंस में इम्प्रूवमेंट आ सकती है। सो काफी सारी चीजें हैं जिसपे मॉनसून काफी मायने रखता है। तो बिल्कुल मौसम विभाग से लेकर मार्केट जगत के एक्सपर्ट्स तक की नजरें जो हैं वो मॉनसून पर टिकी हुई है। एफएमसीजी सेक्टर के लिए तो खास तौर से इन पर्टिकुलर जैसे आप हमें बता रहे हैं, रैशनल तो आपने बता दिए। ऑफ कोर्स मॉनसून अच्छा रहने पर सेक्टर के लिए ग्रोथ मोमेंटम बिल्ड हो सकता है। इन्फ्लेशन कंसर्न्स ठीक ठाक इसके ठीक बाद होंगे क्योंकि कनेक्टिंग प्ले है जिससे कंजम्पशन और कंज्यूमर पॉकेट्स पर भी कुछ हद तक एक पॉजिटिव माहौल बढ़ सकता है। लेकिन मॉनसून कैसा होगा, सामान्य मॉनसून का अनुमान कल आईएमडी की तरफ से तो आता हुआ दिखा। ये सारे रैशनल हम समझ गए, लेकिन कौस्तुभ इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त एफएमसीजी में किस तरह की कंपनियां आपके रेडार पर हैं? क्या मिड कैप कंपनियों पर फोकस बनाया है या फिर हैवी वेट्स बिग प्लेयर्स पर नजर रखनी चाहिए? देखिए, अगर हम प्रेफर्ड पिक्स के बारे में बात करेंगे तो करंटली मुझे लग रहा है कि जिसका समर पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि प्रेडिक्शन ये भी है कि ये बार समर काफ़ी हार्श रहेगा। तो जिसका समर पोर्टफोलियो अच्छा है, आई थिंक उनको थोड़ा नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स के लिए फायदा होगा। सो कंपनीज लाइक वरुण बेवरेजेस या फिर गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, बिकॉज हमने देखा है कि हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स का सेल्स भी यहाँ से इम्प्रूव हो सकता है, बिकॉज मॉस्किटो नॉर्मली जो इन्फेस्टेशन होता है वो समर्स में ज़्यादा होता है। तो हाउस HI का भी सेल्स इम्प्रूव हो सकता है। एंड ऑल्सो GCPL हमने देखा है कि काफ़ी सारे उन्होंने स्ट्रैटेजीज रिवैम्प किए हैं टू इम्प्रूव इट्स HI सेल्स, विच इज़ वन ऑफ इट्स की कंट्रीब्यूटर टू द रेवेन्यूज इन डोमेस्टिक मार्केट। और इंडोनेशिया का बिजनेस भी हमें लग रहा है कि थोड़ा बहुत इम्प्रूव होगा। तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, वरुण बेवरेजेस, मैरिको, ज्योति लैबोरेटरीज, बड़े स्तर पे HUL और ITC, ये 5 to 6 पिक्स जो है हमारे, मुझे लग रहा है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हम लोग खरीद सकते हैं। ITC हमने देखा कि पिछले 2 क्वार्टर्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। सिगरेट बिजनेस का वॉल्यूम ग्रोथ मोमेंटम यहाँ से भी मेंटेन रह सकता है। और मुझे लग रहा है कि ITC का अर्निंग ग्रोथ विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छा है। वैल्यूएशन तो ऑलरेडी एट अ डिस्काउंट पे चल रहे हैं अगर हम इफ वी कंपेयर इट टू सम ऑफ द लार्ज FMCG स्टॉक। सो मुझे लग रहा है ITC इज ऑल्सो वन ऑफ द बेटर प्ले इन द लार्ज कैप स्पेस। HUL मुझे लग रहा है अगर मॉनसून अच्छा होता है और एंड एवरीथिंग गोज वेल, आई थिंक HUL विल बी वन ऑफ द की बेनिफिशियरी, बिकॉज ऑलरेडी 80 to 85% पोर्टफोलियो में वो मार्केट लीडर है और मार्केट शेयर गेन्स कंटिन्यूसली हो रहा है। तो मुझे लग रहा है, और स्टॉक पिछले कुछ महीने में अगर हम देखेंगे तो परफॉर्म भी इतना कुछ खास किया नहीं। तो मुझे लग रहा है अगर ट्रिगर्स वर्कआउट होते तो HUL भी हम लोग देख सकते हैं फ्रॉम द लॉन्गर टर्म व्यू। और जो जैसे मैंने कहा GCPL, वरुण बेवरेजेस, ज्योति लैब्स एंड मैरिको, दीज आर सम ऑफ द स्टॉक्स मुझे लग रहा है कि टैक्टिकली कंसिडरिंग देयर पोर्टफोलियो काफी अच्छा कर सकते हैं। ठीक है कौस्तुभ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने अच्छे से हमको डिस्क्राइब करके बताया तो इसके इंपॉर्टेंस और साथ ही जो शेयर्स आप अलग अलग करके कैटेगरी बता रहे थे ये भी अच्छे से आपने बताया। बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक बार मार्केट पे वापस लौटते हैं। आज मार्केट में अभी देखें 38 पॉइंट की तेज़ी है। बैंक निफ्टी करीब 72 पॉइंट बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। अलग अलग स्टॉक्स में आज अडानी ग्रुप के शेयर सभी हरे निशान में हैं और किसी में भी सर्किट नहीं है, तो आप जाके देख लीजिए। अगर आपको कहीं ऐसा लगता हो कि कोई शेयर आपको लेना है तो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। कैश एंड फ्यूचर बोथ इसके अंदर आते हैं। कहाँ पे और स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है? इंडिया मार्ट भी कल हमने डिस्कस किया था। राहुल जी एक बार जरा इंडिया मार्ट का शेयर देखेंगे आप? इंडिया मार्ट ओ ठीक है, राहुल से बात नहीं हो पाएगी। संतोष जी आप जरा चेक कीजिएगा कि एक शेयर कल भी चला, आज भी ओपनिंग के बाद से अच्छा चल रहा है, मौका भी दे रहा है और डेज हाई पे क्लोज भी कर रहा है पिछले 2 दिन से। एक बार जरा इंडिया मार्ट चेक कीजिएगा। लेट हो गए हैं क्या काफ़ी जिनको नया आना है? इस स्टॉक में देखा जाए तो काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे ये स्टॉक बेस बना के ब्रेकआउट आज ब्रेकआउट भी आ चुका ऑलरेडी।
5200 का एक रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है मोमेंटम आगे भी जारी रह सकता है। इसको पोजिशनल नज़रिए से देखोगे तो आपको आने वाले समय में आप 6200 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, तो इसमें खरीदारी का रुख बनाए रखना चाहिए। नीचे आप 5000 एक अच्छा बेस का काम करेगा। 5000 एक नया बेस है, जिनके पास है वो बने रहें, जिनको आना है वो भी 5000 का ही स्टॉप लॉस रखें और ये थोड़ा पोजिशनली ट्रेड करें। ये ट्रेडिंग के लिए नहीं है, ये बल्कि पोजिशनली के लिए बहुत अच्छा पैसा बना के देता है। अब हमारे साथ स्टूडियोज़ में विश्व मोहन भी जुड़ चुके हैं। विश्व मोहन हमको ये बताने वाले हैं कि शुगर के अंदर ऐसा क्या हो रहा है। हालांकि एक बार पहले भी बता चुके हैं, फिर भी उनसे एक बार ज़रा रिकन्सिडर करवा लेते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है कि दाम रुक ही नहीं रहे। विश्वमोहन, ये तो आप बताएंगे कि क्यों डिमांड सप्लाई का मिसमैच है। पहले ये बताइए, ये वाइट शुगर क्या होता है जो ICE लंदन के अंदर ट्रेड हो रहा था, कल वो हाई पे पहुंचा है, ये क्या है वाइट शुगर ICE लंदन में जो ट्रेड होता है? देखिए, ये रॉ शुगर है, इंटरनेशनल मार्केट में इसकी ट्रेडिंग होती है और जो इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज है उस पर इसकी ट्रेडिंग होती है। लेकिन अभी उसकी अगर तेजी की चाल अगर आप देखें तो 2012 की जो शुरुआत में जिस तरह की तेजी दिख रही थी उस लेवल के आसपास पहुंच चुका है। पहली बार वो $24 के ऊपर चला गया है, जो फरवरी 2012 के ऊपरी स्तरों पर है। आज तो 24.5 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है आई शुगर के दाम। और घरेलू बाजार की बात अगर डिम्पी करे तो घरेलू बाजार में भी दाम हफ्ते भर में 7% तक बढ़ गए हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटका में दाम 200 रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा बढ़ चुके हैं। यूपी की बात करें तो 300 से 350 रुपए प्रति क्विंटल के दाम घरेलू बाजार में बढ़े हैं, जबकि एक्सपोर्ट का कोटा जो था वो लगभग करीब खत्म हो चुका है। हम एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन घरेलू बाजार में डिमांड इतनी ज्यादा है। एक तो गर्मी का मौसम है, इस वजह से भी डिमांड काफी ज्यादा हो जाती है। और सरकार जो एस्टिमेट लेके चल रही थी कि साल में 275 लाख टन के आसपास हमारा सालाना खपत होगा, लेकिन अब इंडस्ट्री को लगता है कि 280 से 285 लाख टन खपत सिर्फ घरेलू बाजार में होगा। तो यहां पर सप्लाई की चिंता हावी हो गई है और लगातार उत्पादन जो अनुमान है शुगर को लेकर, जितनी भी एजेंसी इस्मा हो, एस्टा हो, वो भी उत्पादन लगातार कम कर रहे हैं। तो ये एक चिंता है ही। और इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है, ब्राजील में पहले गैसोलीन जो पेट्रोल पर टैक्स में छूट दी जा रही थी वो टैक्स छूट खत्म कर दी गई है, तो अब कम टैक्स वाला बच गया एथनॉल। तो एथनॉल पे फोकस बढ़ गया है, वहां पे जितने भी गन्ना उत्पादक है तो उनका डाइवर्जन उस तरफ होगा, बायोफ्यूल ब्लेंडिंग की तरफ होगा। दूसरी तरफ ओपेक प्लस के फैसले के बाद भी इस तरह क्रूड की कीमतों में तेजी आ गई, तो एथनॉल की कीमतों में उसके साथ साथ तेजी आ रही है, तो उधर भी डाइवर्जन ज्यादा होगा। तो इंटरनेशनल में तो एक कैचअप रैली है ही। वहां जो रॉ शुगर के दाम है, जो लोअर ग्रेड की जो शुगर होती है रिफाइनिंग से पहले, वो दाम ही अगर इंडियन रुपीज में अगर उसे देखेंगे तो 48 से 50 रुपए प्रति किलो के आसपास है, जबकि हमारा मिल का भाव देखें तो 37-38 है और रिटेल में भाव 40 से 45 के आसपास ही अभी भाव है। तो हमें तो अभी और भी कैचअप करना है, और हम एक्सपोर्ट नहीं भी करें तो घरेलू डिमांड इतनी अच्छी है, सप्लाई कम है, तो डेफिनेटली ये तेजी जारी रहेगी। और उसी का फायदा धीरे धीरे मिलों को भी मिल रहा है। उनको लग रहा है भले ही एक्सपोर्ट इस साल बहुत ज्यादा ना करे, दूसरा ट्रांच उनको एक्सपोर्ट कोटा के तौर पे सरकार नहीं दे, लेकिन घरेलू बाजार की डिमांड से भी उनको फायदा होने वाला है। ओके, तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ग्लोबल फैक्टर्स भी आपने समझाए हमें, और साथ ही डोमेस्टिक मार्केट के भी ट्रिगर्स हैं जिससे तेजी मिल रही है पूरे शुगर स्पेस को। शुक्रिया विश्वा ये सारी जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे। बैंकिंग स्टॉक वापस हरे निशान में वापस लौटे हैं। निफ्टी पर तो स्ट्रेंथ है, और ये पिछले कुछ मिनटों में जो स्ट्रेंथ आपको HDFC बैंक से, हेवी वेट से भी देखने को मिली है, उसका भी एक कंट्रीब्यूशन मिला है। और इनफैक्ट निफ्टी पर अब स्ट्रेंथ तो ऑटो स्पेस से भी देखने को मिल रही है। संतोष, मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, सब में अच्छी मूव है। क्या प्रेफर करेंगे आप? ट्रेडिंग के लिहाज से क्या स्ट्रॉन्ग दिख रहा है? ट्रेडिंग के हिसाब से बजाज ऑटो में ही एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसने एक ब्रेकआउट दिया है 4150 के रेजिस्टेंस का। एक्चुअली इसका आई थिंक ट्रम्प बाइक्स के साथ टाई अप हुआ, उसका ये नई बाइक लॉन्च करने वाला है। उस न्यूज़ के बाद से स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और ये स्टॉक नया हाई लगाने के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी के साथ बने रहना चाहिए। 4400 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। नीचे अब जो ब्रेकआउट लेवल था 4120 अब एक सपोर्ट का काम करेगा। ये न्यूज़ का ट्रिगर तो था, ये कल हमने एक्सटेंसिवली डिस्कस भी किया, और जिसकी वजह से इसमें तेज़ी है। लेकिन एट द सेम टाइम टू व्हीलर पैक में दूसरे स्टॉक्स में भी तेज़ी है। हीरो में भी आपको वैसी तेज़ी दिख रही है। रूरल कंजम्पशन के आप पिक होने के साइन है, ये भी एक रीज़न रहता है। लेकिन एट द सेम टाइम मारुति सुजुकी, क्योंकि सीएनजी की प्राइस जो घटे हैं, सीएनजी का बड़ा पोर्टफोलियो मारुति गाड़ियों के पास है, तो क्या वहाँ से भी एक तेज़ी का रीज़न बन रहा है? मारुति में आज देखें तो कुछ देर पहले ही एक सडन अपसाइड भी आया, इसमें अपटिक भी आया। मारुति को कैसे ट्रेड करेंगे आप सौमित?
देखिए अगर डेली बेसिस पे बात करें तो एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ था, दैट वाज अराउंड 8150 के लेवल्स के लिए 3-4 सेशंस पहले गैप अप हुआ था, जो गैप अप कल के सेशन में सस्टेन हुआ और क्लोजिंग भी दिया है। तो मुझे लग रहा है कि ये मोमेंटम अभी भी क्रिएट हो सकता है। अगर किसी ने फ्रेश एंट्री करनी है तो बिल्कुल यहाँ पे आप कीजिए और एक्यूमुलेट कीजिए डिप्स को। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 8400 का। जो पिछले बार का एक रेजिस्टेंस एरिया था वो था करीबन 9000 का, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 9000 अचीव होगा। और अगर 9000 के ऊपर क्लोजिंग कर रहा है तो आगे चल के और इसके अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं और अपसाइड मुझे दिख रहा है। तो बिल्कुल आप एक्यूमुलेट कीजिए रेदर देन गोइंग एग्रेसिवली, थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कीजिए डिप्स में। 8400 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। संतोष, बाजार खुलने के साथ तो रियल्टी सेक्टर बैक सीट पर था, लेकिन एक छोटा सा ब्रीदर लेने के बाद कमबैक भी किया है। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स के अप मूव्स दिखाते हुए बड़ी और छोटी सारी कंपनियां परफॉर्म कर रही है। स्टॉक्स लाइक डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरॉय रियल्टी, मैक्रोटेक डेवलपर्स, शोभा, हर तरफ हमने देखा ऑलमोस्ट 2 से लेकर 3% तक की तेजी। डीएलएफ, कोल्टे पाटिल जैसे स्टॉक्स, कोल्टे पाटिल के स्टॉक को भी लेकर आए, अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। यस, रियल एस्टेट पे हमारा बुलिश हुई है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। हालांकि थोड़ा रेजिस्टेंस के आसपास है तो प्रॉफिट बुकिंग की संभावना हो सकती है। डीएलएफ की बात करें तो 410 से 420 एक सप्लाई एरिया है, लेकिन अगर ये क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है 420 का लेवल, तो हमको एक और तेजी देखने को मिल सकती है जहाँ 440 470 तक के टारगेट है। तो व्यू बुलिश ही है, यही है कि थोड़ा रेजिस्टेंस के आसपास है और एक्सटेंडेड मूव देखने को मिल चुका है, तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन अगर किसी वजह से डिप आता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो उसको खरीदारी के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि ये सेक्टर आने वाले समय में आउट परफॉर्म कर सकता है। ठीक है सुमित, स्मॉल कैप एरोस्पेस एंड डिफेंस काउंटर्स को देखें। पारस डिफेंस के चार्ट से एक बार आप हमारे लिए देखें। कंपनी की आर्म ने स्पेस एप्लीकेशन के लिए एक एमओयू साइन किया है और पिछले कुछ दिनों पहले एमटार टेक्नोलॉजीज, जो कि इसी सेगमेंट का हिस्सा है, इसमें भी इस तरह के बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स की खबरें आ रही थी। पारस डिफेंस में अच्छा एक्शन है, एमटार टेक्नोलॉजीज हल्की हल्की तेजी दिखा रहा है। देखिए एक 6 मार्च को कैंडल बना था जिसमें स्टॉक ने मोमेंटम गेन किया था करीबन 11 से 12% का, लेकिन उसके बाद फॉलोअप नहीं मिला और हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल भी था। तो मैं हमेशा ये वेट करता हूं कि वो जो लेवल्स थी अगर वो सस्टेन हो रही है ऑन द क्लोजिंग बेसिस एंड वी आर गेटिंग द फॉलोअप, देन ओनली हमारा एक एंट्री बनता है। तो देखिए कल के सेशन में भी सेम लेवल से रिजेक्शन मिला था जो था करीबन 533 का। अभी भी करंट मार्केट प्राइस नियर बाय है, तो वेट कीजिए आज के क्लोजिंग का। अगर आज का क्लोजिंग मुझे कहीं ना कहीं 535 के करीबन मिल रहा है उसके अबोव में, तो बिल्कुल मैं यहाँ पे एक फ्रेश एंट्री लूंगा। अगर एंट्री मिल रही है तो आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए कल के लो का जो है करीबन 488 का। अगर यहाँ पे फ्रेश बाइंग करते हैं तो मुझे लग रहा है कि 600 के लेवल्स ये क्रॉस करेगा और 640 तक के लेवल्स अचीव कर सकता है, लेकिन वेट कीजिए आज के क्लोजिंग का। फार्मा स्पेस में भी आपको तेजी तो दिख रही है, वहां पर भी काफ़ी पिटाई होने के बाद अब वैल्यू दिखने लगी है। अब सिर्फ लार्ज कैप नहीं, आप मिड कैप में कुछ और नेम्स को देखें, आप ल्यूपिन को देखें, लॉरस लैब को देखें, इनमें अच्छी मूव दिख रही है। संतोष, क्या मिड कैप फार्मा पे आपकी नज़र होगी, लॉरस या फिर ल्यूपिन या फिर फॉर दैट मैटर कुछ हेल्थ केयर काउंटर्स पे? यस, आज फार्मा सेक्टर और केमिकल सेक्टर मोमेंटम में है। स्पेशली फार्मा में बात करें तो एपीआई रिलेटेड बिजनेस की, नॉर्मली एपीआई और केमिकल साथ साथ में चलते हैं, तो डिविज लैब तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है ही। एक लॉरस भी इसी कैटेगरी में आता है, वो भी एक पेनफुल पीरियड के बाद एक बॉटम आउट फॉर्मेशन में है, तो यहाँ पे नज़र रखना चाहिए। अगर कोई ट्रेड करता है तो 300 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में एक 315 316 के बीच में रेजिस्टेंस है। अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो 340 तक की भी अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक में रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है और सेक्टर मोमेंटम में भी है, तो एक रिस्क लेकर ट्रेड लिया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 300। जो शुरुआत में डाटा बन रहा था पहले बैंक निफ्टी का, वो थोड़ा रुक सा गया है नेगेटिव होने से। यानी कि जो बैंक निफ्टी पहले आपको एकदम से डिप ले रहा था और शायद क्रैकडाउन कर जाता, वो थोड़ा रुका है, क्योंकि उसके बाद से जो पाइलअप है। एक बार जरा बैंक निफ्टी भी दिखाइए। ये जो पहले शुरुआती झटके लगे हैं ना, इसको काफ़ी हद तक मैच्योरिटी के साथ बैंक निफ्टी ने फिर से कवर कर लिया। अब दोनों डाटा पॉजिटिव है जो शुरुआती बना है, हालांकि इसकी वेटेज अभी भी कम है। 10:15 बजे के बाद इंडाइसिस में पक्के से डाटा बन जाता है, लेकिन अभी थोड़ा कम है। 1-2 शेयर और भी आ रहे हैं लिस्ट में जहाँ पर आप थोड़ा ट्रेड देख सकते हैं नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव भी मैं आपको दिखाता हूँ। कैनफिन होम्स पिछले 2 दिन से चल रहा था, आज वीक हो सकता है। IRCTC के अंदर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और चोला फाइनेंस भी है एक शेयर जो कि वीक हो सकता है। ये कैनफिन। दूसरा दिखाइए चोला फिनकैम, इसके अंदर IRCTC।
सर एक बार संतोष जी, IRCTC देखोगे आप? भले ट्रेन्स नई लॉन्च हो रही हैं लेकिन ये शेयर चल नहीं रहा। यस, इस स्टॉक की भी बात करें तो प्रेशर में रहा है, लेकिन एक बेस बनाने की कोशिश की है इसने 550 रुपये के आसपास, जो इसका बहुत पुराना सपोर्ट भी था। जुलाई 2022 में भी 550 के आसपास लो लगाया था। अभी भी हमारा मार्च में 550 के आसपास लो लगते हुए दिखा है, लेकिन ऊपर में 590 600 एक रेजिस्टेंस एरिया है। इसको ये एरिया क्रॉस करना पड़ेगा, तभी इसमें स्ट्रेंथ और शॉर्ट कवरिंग का मोमेंटम देखने को मिलेगा। फॉर टाइमिंग अवॉइड कीजिए, शॉर्ट साइड के लिए भी फेवरेबल नहीं है क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड शॉर्ट साइड फेवरेबल नहीं है। बाइंग साइड में रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है लेकिन मोमेंटम नजर नहीं आ रहा, तो 600 के ऊपर क्रॉस करता है तब बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। फिर स्टॉक में 640 650 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। एक शेयर में और नेगेटिव लेता हूँ। सारे शेयर आप प्लस मत रखना क्योंकि आप रेजिस्टेंस के पास हो। हैच करना हो तो थोड़ा बहुत नेगेटिव रखो, साथ में शेयर्स जो वीक काउंटर्स हैं, नहीं तो फिर पुट से कवर कर लो या तो प्रॉफिट बुकिंग करो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ, जैसे आपको ठीक लगता है वो करो। बहुत सारे तरीके हैं। वो है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक के अंदर आज ज़्यादा दम नहीं दिख रहा। एक बार आप चेक करेंगे सुमित, इंडसइंड बैंक। मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट्स खोलना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, आप यहाँ पे देखिए, जो मैंने काफी टाइम बोला हुआ है कि नेगेटिव कैंडल का जो फॉर्मेशन होता है और उसके बाद अगर मुझे क्लोजिंग बेसिस पे उसका कंफर्मेशन मिलता है तो उसका जो व्यू हो जाता है बिल्कुल वो चेंज हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे जो ओपन हाई कैंडल का एक फॉर्मेशन हुआ था 5 अप्रैल की कैंडल का, जो काफी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, और अब इनसाइड बार फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन भी आ रहा है। तो अगर मुझे उस दिन का जो लो है जो है करीबन 1060 का, तो अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग दे रहा है तो बिल्कुल मेरा व्यू भी यहाँ पे नेगेटिव बन जाएगा। आज का कैंडल भी आप देखिए ओपन हाई फॉर्मेशन है, तो बिल्कुल अगर 1060 यहाँ पे ब्रेक कर रहा है तो मुझे लग रहा है 1020 और 1000 के लेवल आगे जाके देख सकते हैं। तो बिल्कुल एक नेगेटिव व्यू यहाँ पे आप बना के चलिए, कॉशियस रहिए। अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो 1060 ऑन द क्लोजिंग बेसिस कैन बी एक्ट एज अ स्टॉप लॉस।